हेलो बच्चों, हेलो हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। कहाँ पर? कैल्विन पे। और कहाँ पर? यहीं पे आपका स्वागत है। मैम क्या लेकर आई है? तो मैम आपके लिए एक और चैप्टर का वन शॉट लेकर आई है। उस चैप्टर का वन शॉट का नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड द सर्कुलेशन। मजेदार चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छे से करेंगे, कम समय में खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को बहुत ही जल्दी चैप्टर प्रिपेयर हो जाए विद ऑल कंटेंट एंड ऑल द डिटेल टॉपिक्स। बच्चों यहाँ पर हम क्या बनाने आए हैं? हम बनाने आए हैं कंसेप्ट, ना कि रट्टा मारने। तो कंसेप्ट बेसिस पे हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद इन वन शॉट वीडियो। अब जो कितने घंटे की होगी वो तो मैम भी नहीं पूछ सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना एक्सपैंड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए तो करते हैं शुरुआत। उससे पहले एक छोटी सी बात बच्चों की, हमारे चैनल पे आपको ना बेटा हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। आपको हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, यार कोई भी हो, चाहे कॉमर्स साइड के हो, साइंस के हो, कहीं के भी हो। चैप्टर तो साइंस साइड तभी तो आप लोग पढ़ रहे हो। ओके ठीक है, तो कोई भी हो बच्चों, उसके लिए यहाँ पर सभी चीज़ अवेलेबल है। वन शॉट अवेलेबल है यार, माइंड मैप अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। कहाँ से ले, कहाँ से ले? क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार लिंक है, वहाँ जाओ, क्लिक करो, देखो पूरी प्लेलिस्ट सामने हो जाएगी आपके। आप उसको देख कर करो एंजॉय, करो अपनी पढ़ाई को बूस्ट अप। बिल्कुल। तो अब बाकी बातें करते हैं बाद में, बहुत टाइम मैम ने वैसे ही आपका वेस्ट कर दिया है। चलिए आगे शुरू करते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड दी सर्कुलेशन। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें बॉडी फ्लूइड के बारे में समझना है कि बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड होते हैं यार। तो बॉडी में हमारे पास दो ही फ्लूइड हैं। कौन कौन से? वन इज योर ब्लड एंड अदर वन इज योर लिम्फ। तो हमें ब्लड को और लिम्फ को पढ़ना है। किस तरीके से होता है? सर्कुलेशन पढ़ना है। सर्कुलेशन के अंदर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे प्लस हार्ट पढ़ेंगे। तो मतलब हम पढ़ेंगे हार्ट के मैकेनिज्म को अपने। देखो ये रहा, कितना सुंदर सुंदर डायग्राम, मतलब मैम ने चुन चुन के डायग्राम लगाए। देखो बॉडी फ्लूइड के, कि मतलब मजे आ जाए देख देख के। क्या क्या लगाया मैम ने? देखो इससे आप ब्रीथ करो यार, सारा डायग्राम एक ही में लगा दिया फ्लो चार्ट में मैम ने। ब्लड दिखा दिया, यहाँ पे स्वीट चीजें दिखा दी, सलाइवा भी आ गया, आपका इंटेस्टिनियल फ्लूइड आ गया जो कि मैं डाइजेशन में पढ़ा था, यूरिन एक्सक्रीशन में, सेमिनल फ्लूइड रिप्रोडक्शन में, निप्पल एस्पिरेंट फ्लूइड, मैमरी ग्लैंड, टीयर्स, आपके आंसू जो बहते रहते हैं, है ना, योर स्टूल्स, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सारे फ्लूइड्स मैम ने यहाँ पे दिखा दिया कि बॉडी में कितने फ्लूइड्स होते हैं। बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट दी ब्लड। ओके बच्चों, और देखो यहाँ पे देखो मैम ने सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिखाया गया है, जिसमें देखो ये दो जने दिखाए गए हैं, खड़े हैं, दिखाया हुआ है कि भाई ये रहा अपना दिल जो धक धक करता है, धक 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 करता है। इसके अंदर लंग्स से कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, कैसे होता है, पूरा मैकेनिज्म हमें यहाँ पे पढ़ना है ना, पूरा मैकेनिज्म। हमारे बॉडी में वेन्स एंड दी आर्टरीज को दिखाया गया है। चलो करते हैं शुरुआत, करते हैं शुभारंभ। और पहली चीज है जो हमें करनी है यहाँ पर, दैट इज योर ब्लड, खून, रक्त हिंदी में कहें तो। ठीक है, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक पिंक, एक रेड कलर का फ्लूइड है यार, बिल्कुल सही है, रेड कलर का फ्लूइड है जिसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक तरह का कैसा टिश्यू है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो जो करता है कनेक्शन, कनेक्शन जोड़ता है। तो भाई ब्लड हमारी पूरी बॉडी को जोड़ता है, दैट इज व्हाई इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होता तो वहां होता है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ब्लड के पास भी पाया जाता है मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का नाम क्या है? प्लाज्मा। और ब्लड का जो मैट्रिक्स ही प्लाज्मा है वो फ्लूइड है, मतलब लिक्विड मैट्रिक्स है भाई। अबे मैम मैट्रिक्स होता कैसे है? तो मैम रसमलाई का एग्जाम्पल देगी। अरे वाह मैम, पानी आ जाता है मुंह में देख सुनते ही। तो भाई हमारे पास होता है बीकर, हम लाते हैं मार्केट से रसमलाई, जिसमें पड़ा होता है रस, येरा बहुत सारा रस होता है, बीच बीच में येरी बड़ी बड़ी सी मलाइयाँ भी होती हैं। तो बेटा जी ये रस पड़ा हुआ है पूरा, दैट इज योर मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो वो रसगुल्ले टाइप पड़े रहते हैं, दीज आर योर सेल्स। तो ऐसे ही बच्चों ब्लड के एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट होता है ब्लड का, ब्लड दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज द प्लाज्मा, दैट द मैट्रिक्स, एंड द सेकंड पार्ट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें सेल्स आते हैं जो कि कहां पर होते हैं? जो प्लाज्मा में तैर रहे होते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है ब्लड का? फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है बच्चों, ये एक बेसिक बात हुई जो कि हमने किसके बारे में की भाई? हमने की अबाउट ब्लड। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड।
बिल्कुल यार करते हैं ना इस्तेमाल, बिल्कुल करते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए? ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। अनदर बॉडी फ्लूइड लाइक अ लिम्फ, जिसको हम हिंदी में शायद लसिका कहते हैं बच्चों, ये भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस, ये भी कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। डिफरेंस ये है कि ब्लड होता है लाल लाल, रेड 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 रेड, तो लिम्फ होता है कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ इज अ टाइप ऑफ अ कलरलेस फ्लूइड। और लिम्फ को बच्चों हम टिश्यू फ्लूइड भी बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्यों बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, ये बातें हम आगे करेंगे ये बच्चों, ठीक है। चलिए इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप यही सब चीजें लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारे साइंटिस्ट आ रहे हैं जिनका नाम है विलियम हैवेरी। ईयर चल रहा था बहुत पुराना, जब हम लोग नहीं थे, कोई बात नहीं, पर हमें पढ़ना है। 1587 से 1657 में ये फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ब्लड के सर्कुलेशन को क्लोज सिस्टम, भाई अपना सिस्टम जो है ना, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इंसानों का, ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है जी? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ब्लड वेसल्स होती है, ओके मैम, ब्लड वेसल्स तो ओपन सिस्टम में भी होती है यार, बिल्कुल, पर कैपिलरीज बाउंडेड होती है क्लोज सिस्टम में। तो भाई क्लोज सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बाउंडेड होती हैं, जुड़ी रहती हैं किसके साथ? कैपिलरीज के साथ। इसीलिए हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्लोज है। डेफिनेट या पर्टिकुलर वेसल्स प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं से भी कुछ भी फ्लो करवा दो ना, ठीक है। तो फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहा गया। नोटेड पॉइंट नोट करो बच्चों। फिर आगे मैर्किलो मैल्फिकी, इन्होंने कहा अच्छा तुमने किया तो मैं नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा डिस्कवर। क्या किया है इन्होंने डिस्कवर? ये पहले थे जिन्होंने डिस्कवर किया कैपिलरी सर्कुलेशन, कि भाई वेन से, आर्टरी से ब्लड निकल के कैपिलरीज में भी जाता है। कैपिलरीज क्या होती है? तो कैपिलरीज होती है पतली 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 ट्यूब्स, थिन ट्यूब्स। डिफरेंस भी करेंगे बच्चों में इनके बारे में, ठीक है। हम लोग इसका डिफरेंस भी जरूर करेंगे कि क्या होती हैं कैपिलरीज और किस तरीके से ये होती हैं। ओके, तो चलिए तो कैपिलरीज का हम लोग करेंगे इसको भी। चलिए आगे। ओ माय गॉड, दिख भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बच्चों को दिख रहा होगा। क्या है? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या है? अब भैया स्टडी कर रहे हो यार, तो कोई ना कोई तो ब्रांच होगी ना, बिल्कुल। तो हिमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो दिल, वैस्कुलर ब्लड। ब्लड को वैस्कुलर क्यों बोलते हैं? जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है बच्चों। कार्डियो हार्ट, वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड आएगा और लिम्फ आएगा, तो इनके बारे में पढ़ना कहलाता है हिमेटोलॉजी। तो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं हिमेटोलॉजी, ठीक है। इट इंक्लूड ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट एंड फंक्शन, इसको एक अलग तरीके से कार्डियोलॉजी भी कहते हैं। और जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशलिस्ट, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। ब्लड, अब ब्लड के बारे में बात आ गई। क्या बताया इन्होंने हमें ब्लड के बारे में? तो इन्होंने हमें बताया कि ब्लड एक तरह का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा, और बाकी होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि इसी के अंदर तैरती रहती हैं। प्लाज्मा, सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? तो आप कलरलेस फ्लूइड बोल सकते हो यार, या स्ट्रॉ कलर भी हम इसे बोल देते हैं, या हम इसे स्ट्रॉ कलर भी बोलते हैं। विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस गाढ़ा गाढ़ा, जिसके अंदर 55% ऑफ द ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है। 90 to 95% प्लाज्मा में वाटर है, बाकी प्रोटीन्स हैं, और फिब्रिनोजेंस हैं, ग्लोबुलिन्स हैं, एल्बुमिन्स, ये प्रोटीन्स है बच्चों, ठीक है। ये सब क्या है? ये मेनली प्रोटीन्स हैं जो कि इसके मेजरली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या क्या करते हैं? तो बेटा आपके जो ये है ना एल्ब्यूमिनस प्रोटीन, जो कि आपके प्लाज्मा में पाया जा रहा है बेटा, इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करवाना। ये ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, बल्कि कह दो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। और कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? लिवर में।
ज़्यादातर ब्लड के जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिवर सिंथेसाइज करता है। फिर दूसरा हमारा यहाँ पर ग्लोबुलिन्स हैं। ग्लोब्यूलिन्स है, मैंने देखो क्या लिख दिया है, तो बेटा ग्लोब्यूलिन्स हैं ये भी एक तरह का स्पेशल प्रोटीन है। इसको 3 होते हैं बेटा इसमें, अल्फा, बीटा एंड गामा, सिंपली, ठीक है। ये इसका काम ही होता है। अच्छा, फिब्रिनोजेन मैं बताती हूँ बेटा। फिब्रिनोजेन 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी वो नहीं, फिब्रिनोजेन ये 3 प्रकार के होते हैं प्रोटीन बेटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा और बीटा को तो लिवर सिंथेसाइज करता है, जो गामा वाला है ये इम्यूनोफिब्रिन भी कहलाता है, ठीक है। इम्यूनोफिब्रिन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब ये एक तरीके से इम्यूनिटी की तरह काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है, इसका काम होता है डिफेंस करना भाई, डिफेंस, लड़ाई में शक्ति देना भाई। तो लिवर तो नहीं कर सकता, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म गामा वाले का सिंथेसाइज कौन करते हैं, प्लाज्मा के अंदर स्पेशलाइज बच्चों एक सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं बीटा सेल, बी सेल, प्लाज्मा बी सेल। पढ़ेंगे बेटा, ये हम लोग 12th में पढ़ना है हमें, जब चैप्टर आएगा हमारा एंटीबायोटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे पूरा। वहाँ पे हम देखते हैं कि बी सेल ये और टी सेल्स 2 तरह के होते हैं, जो कि लिम्फोसाइट आपके WBC का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका काम आपकी बॉडी में होता है। तो प्लाज्मा कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम ले लो, कैल्शियम ले लो, प्लस मतलब +2, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये कुछ प्रेजेंट चीज़ें हैं जो कि प्लाज्मा में हमेशा पाई जाती हैं और बॉडी में ट्रांसमिट होती है। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और द क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म, कि प्लाज्मा के अंदर कोगुलेशन का मतलब क्लोटिंग होने का फैक्टर प्रेजेंट होता है, कुछ परसेंट में होता है, कुछ परसेंट में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा विदाउट, अब देखो इसमें क्या बात है, इन्होंने बताया कि इससे भाई प्लाज्मा क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई प्लाज्मा होता है ब्लड जिसमें बस आपके सेल्स ना हो, मतलब कि जिसके अंदर फैक्टर एलिमेंट्स ना हो, इनको हटा दो तो क्या बन जाता है आपका प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा से अगर आप क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दो, इसी प्लाज्मा से बच्चों अगर आप क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर देते हो तो यू गॉट व्हाट, यू गॉट अ सीरम, देखिए ये लिखा हुआ विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इट इज नोन एज सीरम, इसको सीरम कहा जाता है। चलिए इराथोसाइट्स दीज आर नोन एज आरबीसी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ गए हमारे आरबीसी, ल्यूकोसाइट दीज आर नोन एज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट जिनको हम थर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्ट आर कलेक्टिवली, इन सबको मिलाकर फॉर्म एलिमेंट्स कहते हैं एंड दे नियरली कंटेन 45% ऑफ द ब्लड। इरेथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट है, मतलब कि अगर आप आरबीसी की बात करो तो आरबीसी का जो कंटेंट है वो 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ द ब्लड में पाया जाता है। मतलब भाई ब्लड में हर जगह कौन फैला हुआ है, हर जगह किसकी मात्रा है, तो हर जगह मात्रा है आरबीसी की बच्चों, आर दी मोस्ट अबंडेंट, तभी लिखा हुआ अबंडेंट है पूरे में। एक ह्यूमन हेल्थ में एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी mm³ ऑफ द ब्लड में पाई जाती है, इतना ज्यादा है। और एक फिर आरबीसी आर फॉर्म इन द रेड बोन बैरो इन द अडल्ट। अच्छा देखो अडल्ट जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बोन है आपकी, बोन के नीचे का पार्ट, हम ये बोन का नीचे का पार्ट है, दिस इज अ बोन पार्ट। तो बेटा इस बोन पार्ट में यहाँ पे ना रेड कलर के ये रेड ये होते हैं जिनको हम कहते हैं रेड पिगमेंट्स, ये रेड बोन मैरो कहलाता है। और इसी रेड बोन मैरो के अंदर, बेटा बोन मैरो ही वो जगह है जहाँ पे ब्लड के सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये रेड बोन मैरो है। ये रेड बोन मैरो क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है योर आरबीसीज, या आपकी आरबीसीज को सिंथेसाइज करता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें और भी प्रोटीन्स होते हैं बेटा, और भी इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पर कनेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं,
वो भी यहाँ पर होते हैं, पर यहाँ पे आरबीसीज होती है वो रेड बोन मैरो के अंदर सिंथेसिस होती हैं। आरबीसी आर डिवोडेड ऑफ न्यूक्लियस। डिवोडेड मतलब आरबीसीज जो होती हैं, अगर हम मैमल्स की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट दी मैमल्स, तो बेटा मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स के केस में आरबीसीज, अरे यार, अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के केस में जो बेटा आरबीसी होती है ना, वो बाइकॉनकेव होती है, प्लस डिवॉइडेड ऑफ न्यूक्लियस मतलब विदाउट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, बाइकॉनकेव और विदाउट ऑफ न्यूक्लियस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आरबीसी को जगह चाहिए हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि इसको स्पेस चाहिए। किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए, जो कि रेड पिगमेंट है। तो यही लिखा हुआ, आरबीसीज आर डिवॉइडेड ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकॉनकेव होती है ये। दे हैव रेड कलर, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, दिस इज कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, इसीलिए रेड कलर है, इसी के नाम से इसका रखा गया है। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है हर 100 ml ब्लड के अंदर। एक्सेप्ट है बेटा इसमें कुछ, एक्सेप्ट कैमल। कैमल के अंदर जो आपके आरबीसीज होते हैं बेटा, वो बाइकॉन्वेक्स होते हैं विदाउट न्यूक्लियस। बाकी सब में बाइकॉनकेव है, इसमें बाइकॉन्वेक्स विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बातें याद रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं हमारे सोल्जर्स, हमारे सैनिक आएंगे, बिल्कुल आएंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये कम होते हैं यार, पूरे देश को तो सैनिक नहीं बना सकते ना, कम होते हैं, ये कम मात्रा होती है, हजारों में होते हैं ये, वो मिलियंस में थे, ये हजारों में, ये हजारों में होते हैं। दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन नहीं है, नहीं है कलर, हीमोग्लोबिन ही होता है बेटा, हीमोग्लोबिन ही है जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो रेड दिखता है, प्लस यही है जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। मतलब रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन गैस चाहिए वो यही तो कैरी करता है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सो दे आर न्यूक्लिएटेड, मतलब इनके पास न्यूक्लियस, क्योंकि हमने देखा था ना आरबीसी ने तो अपना न्यूक्लियस इसलिए गायब किया था ना, क्यों? क्योंकि उनको करना था, क्या करना था? उनको करना था हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस, पर यहाँ थोड़ी ना है, तो है ही नहीं हीमोग्लोबिन, तो भाई क्यों? न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा, रिलेटिवली लेसर है ना नंबर, बहुत कम होता है, सिर्फ 6000 से 8000 mm³ ऑफ द ब्लड, बस इतना सा। और ल्यूकोसाइट शॉर्ट लिव, अगर हम लोग आरबीसी की बात करें, अगर हम इनकी एज की बात करें तो बेटा 120 डेज इनके सेल की एज होती है, लाइफ स्पेन होती है इनकी। वहीं अगर हम लोग WBC की लाइफ स्पेन की बात करें तो बेटा जी इनका लाइफ स्पेन होता है 4 से 7 दिन। भाई सैनिक शहीद हो जाते हैं हमारे बैक्टीरियाज, हमारे वायरसेस से, हमारे एनिमीज से लड़ते लड़ते यार, ठीक है। दे आर लेसर इन नंबर विच एवरेज शॉर्ट लिव होते हैं। वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ WBC। देखो भाई WBC की भी 2 कैटेगरी हैं, एक ग्रैन्युलाइट, जिनके पास ग्रैनिया प्रेजेंट है ग्रैन्युलाइट्स, जिनके पास नहीं है उनको हम कहते हैं ए ग्रैन्युलाइट्स। ग्रैन्युल प्रेजेंट है, ग्रैनुअल है तो ग्रैन्युलेट्स, नहीं है तो ए ग्रैन्युलेट्स। फिर प्लेटलेट्स जिनको हम थर्मोसाइट्स भी बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई? ये इनका काम होता है, स्पेशली जिनका काम होता है स्क्लोटिंग करना, और इनका नंबर लाखों में होता है, मतलब कि ये 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं, इतना इनका नंबर होता है, ये ब्लड में पाते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्लोटिंग करना। क्लोटिंग होता है ना, देखते हो कि ब्लैक कलर का या रेड कलर का क्लोट जमाते हैं ये, या रेड कलर का क्लोट करते हैं, और एक क्लोटिंग के लिए इनके पास एक इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फिब्रिल्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस करते हैं मैकाकारियोसाइट। अच्छा, कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? तो बेटा ये होते हैं मैकाकारियोसाइट्स के अंदर। इट इज इन अगेन इन दी बोन मैरो, ठीक है। स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो में। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स आर रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्टली इन्वॉल्व होता है कोगुलेशन और क्लोटिंग फैक्टर के लिए। तो यहाँ पर फिब्रिन्स होते हैं। फिब्रिन्स क्या होते हैं? फिब्रिन्स के पास होते हैं बेटा फाइबर, और वही फाइबर है जिनकी वजह से देखो कुछ इस तरीके का ये रहा जाल सा, जैसे जहाँ से भी आपका टूट गया, आपका वाउंड हो गया, वहीं पर ये क्या कर देते हैं, इस तरीके से क्लोटिंग कर देते हैं। और ये जो हमने बात की थी भाई यहाँ पे मेगा कार्योसाइट्स की, ये भी करता है। पर अगर कभी आपको कभी भी चोट लगती है, इंजरी होती है बेटा, कभी भी अगर आपको कभी भी आपको क्या होती है बच्चों, इंजरी होती है, तो इंजरी के केस में जो भी टिश्यू यहाँ पर अफेक्ट हुआ है, जो भी टिश्यू अफेक्ट हुआ है, वो टिश्यू भी यहाँ पर आपके मेगा कार्योसाइट्स को रिलीज करवा देता है, आपके मेगा कार्योसाइट्स को रिलीज करवाता है, और फिर वहीं पर हो जाती है शुरू क्या, क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन। ठीक है बच्चों, ये शुरू हो जाती है। तो सिर्फ कह सकते हो आप कि सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेटलेट्स ये काम करती हैं, टिश्यूज भी कर देते हैं मेगा कार्योसाइट्स को रिलीज। तो वेरियस टाइप्स ऑफ, अच्छा ठीक है बेटा, तो ये है ब्लड के जो हमने कुछ पार्ट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी किया। अच्छा, फिर अगर आपके बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो बेटा ये एक बहुत ही मेजर क्या होता है बेटा जी, एक बहुत ही मेजर सिम्टम होता है डेंगू पेशेंट के लिए। अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज करता है तो यू मे बी सफ़र फ्रॉम डेंगू, और आमतौर पे फीवर में भी ये डाउन हो जाता है। और अगर आपके बॉडी में WBC की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है इनके सेल में, नॉर्मल इंक्रीजमेंट बेटा हो जाता है बॉडी में, पर अबनॉर्मल इंक्रीजमेंट मिलता है, तो हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, ल्यूकेमिया। और ये कैंसर में होता है, ब्लड कैंसर के अंदर। ठीक है बच्चों, और अगर आरबीसीज में अगर कमी हो जाती है, अगर आरबीसी कम होती है तो आपको एनीमिया हो जाता है। चलिए, सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप। अब हमें ब्लड ग्रुप के बारे में बात करना है। तो कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं भाई हमारे? तो अगर हम सिंपली बात करें, सो वी हैव 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। इसकी बात हम लोग अपने इसमें करते हैं। चलिए, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। वी हैव टू टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप। ओके, सही आया है। कभी कभी तो ना मेरा गलत भी आ जाता है, ये मन मर्जी का है ना मन मर्जी। आप लोगों से ज्यादा मन मर्जी कौन जानता है ना भाई? सही बात नहीं कह रही है। अब बताओ, ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के। वही मैम बिल्कुल सही बोल रहे यार, 4 प्रकार के तो ब्लड ग्रुप होते हैं। अरे यार, 4 प्रकार के तो ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से 4? एक तो होता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। 4 प्रकार के होते हैं बेटा। अब ब्लड ग्रुप्स के अंदर बेटा पाए जाते हैं एंटीजेंस। ओ यार, कितनी भयंकर लाइन खींचती है ना मैम, डर हो जाते हैं हमारे बच्चे। इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा एंटीजेंस। अब देखो एंटीजेंस कैसे होते हैं, तो बेटा देखो हमारे पास होती है RBC। वी हैव RBC। मान लीजिए ये छोटी छोटी सी RBCs है हमारी बाइकॉन के, मैम सर्कुलर बना रही है सिंपल। ये इन RBCs के ऊपर, मान लीजिए इस RBC के ऊपर अगर यहाँ पर एक एंटीजन प्रेजेंट है A का, तो उसका पर्सन का ब्लड ग्रुप आता है A। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप A है तो उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? A एंटीजन। RBCs बनाई है मैम ने, ये क्या बनाई है? RBCs। और अगर इस RBCs के ऊपर यहाँ पर B एंटीजन प्रेजेंट है तो बेटा ब्लड ग्रुप आता है B टाइप का। और अगर इस RBC के ऊपर यहाँ पर AB एंटीजन प्रेजेंट है और B का भी एंटीजन प्रेजेंट है तो बेटा ब्लड ग्रुप आता है AB टाइप का। और कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है अगर RBC के ऊपर तो पर्सन का ब्लड ग्रुप आता है बेटा O टाइप का। तो क्या आता है बेटा जी? O टाइप का। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो ये भी सुना है कि ब्लड में पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, कि भाई A पॉजिटिव होता है, B पॉजिटिव होता है, AB पॉजिटिव भी होता है, O पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होते हैं। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक और चीज़ डिफाइन करती है, वो है RH फैक्टर। RH फैक्टर है बेटा जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर आपके अंदर RH प्रोटीन्स हैं, इफ़ यू हैव RH प्रोटीन, अगर आपके पास बच्चा RH प्रोटीन है, RH प्रोटीन अगर आपके पास प्रेजेंट है, सो योर ब्लड ग्रुप विल बिकम पॉजिटिव।
और अगर आपके पास RH प्रोटीन एब्सेंट है, RH प्रोटीन नहीं है आपके पास, सो आपका ब्लड ग्रुप आता है बच्चों नेगेटिव। चलिए बात हम बाद में करेंगे, आगे देखते हैं। एंटीजन, तो बेटा अब हर ब्लड ग्रुप के अंदर ना कुछ पाई जाती है एंटीबॉडीज। तो बेटा अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरे वाले का, भाई ए तो अपना है ना, कौन अपना नहीं है, बी, तो बी की होगी एंटीबॉडीज कि भाई मेरा काम है, मैं अपने काम को तो नहीं करूंगा, पर कोई दूसरा घुसेगा तो उसे जरूर मारूंगा मैं। वही बात कि अपने भाई को खुद नहीं मारेंगे पर दूसरा मारेगा तो उसके हाथ तोड़ देंगे, बिल्कुल वही चीज, खुद नहीं मारेंगे भाई मारते हैं तो ये भी समझ सकते हो, मारते हैं हम लोग तो। हाँ तो बेटा एंटीबॉडीज की बात करनी थी अब हमें। एंटीबॉडीज की बात करेंगे, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर एंटीबॉडी बी की प्रेजेंट होगी। ए बी स्टैंड फॉर एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप है तो आपके अंदर बेटा एंटीबॉडी होगी ए की। और ए बी है तो भाई ए बी अपना बी भी अपना, तो दोनों की नहीं हो सकती, तो यहाँ पे किसी की एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ वाले में दोनों की होगी, इसके अंदर एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। अब कौन किस पे कौन सा ब्लड दे सकता है। अच्छा एक बात और कि ये जो तीनों होते हैं ए बी और ए बी, ये होते हैं डोमिनेट। यहाँ पर ये कैसे होते हैं बच्चों, डोमिनेट। वहीं ओ वाला जो है ये होता है बच्चों रिसेसिव, मतलब अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं इसके बाद हम लोग कि भाई कौन कौन डोनर हो सकते हैं, मतलब किस किस से ब्लड ले सकते हैं। तो भाई ए वाला है तो अब बिंदास ए से लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। बी से लोगे कि नहीं, बी की तो एंटीबॉडी है, जैसे ही बी का आएगा तो ब्लड हम कोगुलेट कर देगा हमारी बॉडी में, कोगुलेशन हो जाएगा तो काम खत्म। तुम ए से ले सकते हो और ओ से, क्योंकि ओ तो भाई रिसेसिव है ना, रिसेसिव वाले से कितना ही मांग लो, दे देना भाई, एक्सप्रेस तो तुझे करना नहीं है, दे दे, तो ले सकते हैं। बी वाले में बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी वाला सबसे महान है भाई, ए से भी ले लेगा क्योंकि ए का भी है, बी से भी लेगा क्योंकि बी की भी एंटीबॉडी नहीं है भाई, ओ तो देता ही लेता है और ए बी से तो लेगा ही लेगा, अपने साथी से तो लेता ही लेता है, सबसे लेता है। और ओ वाला बेटा सिर्फ ओ से ले सकता है, ए से लेगा तो ए की भी एंटीबॉडी, बी से लेगा तो बी की भी, ए बी से लेगा तो दोनों की एंटीबॉडीज है, सिर्फ और सिर्फ ओ से लेगा। तो बेटा आपने देखा होगा कि यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, इसीलिए ओ वाले को हम यूनिवर्सल डोनर बुलाते हैं। इसको हम क्या बुला देते हैं बच्चों, यूनिवर्सल डोनर। वहीं ए बी को देखो सबसे खींच रहा है, इसको हम बुला देते हैं यूनिवर्सल रेसिप्टेंट, यूनिवर्सल रेसिप्टेंट। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि मान लो भाई मेरे पास एक पेशेंट है ये रहा, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका चलो एक पेशेंट है नाम का एक्स, एक पेशेंट है अपना वाई। भाई एक्स वाले के पास हो गया है कम ब्लड, तो वाई वाला इसको डोनेट कर रहा है। वाई वाले का ब्लड ग्रुप है बी, इसका ब्लड ग्रुप है ए, तो क्या ये इसको डोनेट कर पाएगा। आप कहेंगे मैम बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ए जो बी वाला है बेटा, बी के ऊपर जो एंटीजन है, देखो जो डोनेट करता है ना उसका हम एंटीजन देखते हैं, तो बेटा इसका एंटीजन क्या है, बी, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी पे एंटीजन कौन सा होगा, बी ही तो होगा। और जो डोनेट जो ले रहा है, जो रिसीवर है, डोनर का चेक करना है एंटीजन, रिसीवर का हम चेक करते हैं बच्चों एंटीबॉडी। तो इसके अंदर किसकी एंटीबॉडी है, ए वाले में बी की। तो अगर वो दोनों मैच हो जाए तो हो जाएगा कोगुलेशन, हो जाएगा बेड़ा गर्क, तो यहाँ पर तो कोगुलेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि भाई कौन किसको ब्लड दे सकता है या कौन किसी को नहीं दे सकता। डोनर का चेक करो यार एंटीजन, रिसीवर का चेक कर लो एंटीबॉडी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अच्छा फिर जो ए है, ए वाले का जीनोटाइप कैसा लिख सकते हो, तो बेटा ए वाला डोमिनेंट है तो इसका जीनोटाइप लिखा जा सकता है यहाँ पे इस तरीके से, आई ए। आई जो होता है बेटा ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आई जीन। आई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुपिंग। तो इसलिए ए वाले का जो जीनोटाइप हो सकता है, मैम यहाँ लिखती है, ए वाले का जो जीनोटाइप है यहाँ लिख देते हैं, एक और टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, जीनो यार जीनोटाइप।
देखो, तो ए वाले का हो सकता है एक तो आई ए और बेटा एक आई ओ, क्योंकि हमने पढ़ा होगा ना कभी, हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कि भाई कैपिटल टी होता है तो टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल होता था। तो बेटा दोनों कंडीशन सेम हो तब भी डोमिनेंट, अलग अलग है तब भी अपने आप को दिखा रहा है। तो जो यहाँ पे स्मॉल टी लिखा है इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, मतलब है प्रेजेंट पर एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो ऐसे ही ब्लड में कौन सा है रिसेसिव, ओ, तो या तो वो प्योर कंडीशन का हो सकता है या वो ये कंडीशन हो सकता है जिसमें एक क्या हो बच्चों, रिसेसिव कंडीशन, और रिसेसिव ब्लड में हमेशा क्या होता है, ओ होता है। ऐसे बी वाले का हो जाएगा आई बी या फिर आई ओ। सिमिलरली ए बी का क्या हो सकता है, तो बेटा ए बी के में एक के ऊपर ए होगा एक के ऊपर बी होगा, ये हमेशा डिफरेंट होगी, कभी दोनों सेम नहीं हो सकते। सेम होते हैं तो उसे कहते हैं बेटा होमोजाइगस कंडीशन, जब दोनों अलील, इनको ना अलील बोलेंगे, टोटल पूरे को जीन बोलते हैं, सिंगल को अलील बोल देते हैं। दोनों अलील सेम होते हैं तो बेटा होमोजाइगस बोलते हैं, दोनों अलील अलग अलग होती है तो हेटेरो बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग है तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये हमेशा आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही देखने को मिलेगा। वहीं ओ वाला भाई रिसेसिव है तो ये हमेशा कैसी कंडीशन में मिलेगा आपको देखने के लिए, होमोजाइगस के अंदर। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि हमें यहाँ पर देखने हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर काफ़ी बातें हो गई है भाई हमारे ब्लड ग्रुप को लेकर। अब देखते हैं हमारे कंटेंट में क्या था। तो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हम लोगों ने देखा, ऐसे एबीओ ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर वाइडली वर्ल्ड में यूज हो रहा है। तो एबीओ फैक्टर अब हम समझते हैं क्या है। एबीओ ग्रुपिंग जो है वो प्रेजेंस होती है टू सरफेसेस एंटीजेंस। हमने बात की थी इम्यून सिस्टम में आरबीसी पे, मतलब जिसमें ए बी हो और बी भी हो। तो द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज जो इसके रिस्पॉन्ड में काम करती है। ये तो हो गया। ओ ब्लड डोनेट टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप, हेंस ओ इज यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी दे सकता है यार, मेनली ओ नेगेटिव। पर्सन विद एबीओ ब्लड कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम एनी, इसलिए से हम उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। चलो ये तो हो गया। अब ये आरएच ग्रुपिंग, तो आरएच ग्रुपिंग से मैम ने आपको समझा दिया, जिनके पास होगा वो आरएच पॉजिटिव, मतलब उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आएगा, नहीं होंगे तो वो नेगेटिव। पढ़ लेते हैं। अनदर एंटीजन, एक और एंटीजन है जो कि होता है आरएच, जो कि बिल्कुल सिमिलर इसको बोलते हैं। ये प्रेजेंट था किसके अंदर, ये था रेंसिस मंकी के अंदर पाया जा रहा था, ठीक है, रेंसिस मंकी के अंदर पाया जा रहा था, इसलिए हम इसे आरएच बोलते हैं। ये भी ऑब्जर्व किया जाता है आरबीसीज पे, मेजॉरिटी 80%। बताओ, तो सच इंडिविजुअल जो आरएच पॉजिटिव होते हैं उनके एंटीजन से एब्सेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव। जिनके पास आरएच एंटीजन है वो आरएच पॉजिटिव, जिसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, मतलब भाई प्रोटीन नहीं है, वो आरएच नेगेटिव। इफ आरएच नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव पर्सन विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी लाइक एंटी एजेंट। अब देखो ये आपको बताते हैं मिसमैचिंग वाला, ये बहुत ही अच्छा काम है। देखो ये क्या है भाई, मान लीजिए, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मानने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। तो मान लो कि भाई हम एक केस ले रहे हैं, इसमें फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसको पूरा। मान लेते हैं एक मदर है, ठीक है जी, मदर मान ली हमने, मदर है आरएच नेगेटिव, मतलब भाई मदर का ब्लड ग्रुप होगा, तो मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है। कुछ भी ले लो यार, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, नेगेटिव है, तो मतलब उनके अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इनके अंदर है आरएच एंटीजन एब्सेंट। आरएच एंटीजन क्या है बच्चों, एब्सेंट है। अब मान लीजिए ये मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, ये मदर क्या हुई भाई, इनकी प्रेगनेंसी हुई, और ये प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई बच्चों, और फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी से यहाँ पे आया फीटस, जो कि, और वो फीटस निकला बेटा आरएच पॉजिटिव, मतलब उसके ऊपर एंटीजन था, तो उसका जो ब्लड ग्रुप आया वो पॉजिटिव टाइप का आया। उसका जो ब्लड ग्रुप आता है वो बेटा कैसा आ गया, पॉजिटिव, मतलब मदर नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चलिए ठीक है। अब इसमें परेशानी क्या आएगी बेटा, तो बेटा देखो मदर की बॉडी में आरएच एंटीजन नहीं है, पर बच्चे की बॉडी में आरएच एंटीजन आए जा रहे हैं, तो मदर की बॉडी में तो फिर तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होगी, नहीं होगी अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लेजेंटा, और वो प्लेजेंटा की वॉल क्या करती है, वो प्लेजेंटा की वॉल ब्लड को सेपरेट रखती है मदर के और फीटस के।
तो सेपरेट रहने की वजह से अभी वो मदर का ब्लड मैच नहीं किया, मतलब ब्लड, मदर का जो ब्लड है वो बच्चे के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आया, क्योंकि प्लेजेंटा एक बैरियर का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है बेटा, वहां पे नहीं हुआ। ठीक है भाई, तो बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी रहेगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, नो कॉम्प्लिकेशन। ठीक है भाई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, बहुत बढ़िया बात। अब मान लीजिए डिलीवरी हुई, जब डिलीवरी हुई तो बेटा प्लेजेंटा ब्रेक हो जाती है, तो उस केस में मदर के कांटेक्ट में आ जाता है फीटस का ब्लड। तो मदर जो है वो कांटेक्ट में आती है किसके, फीटल ब्लड के, जो कि कैसा है, RH पॉजिटिव है। तो उस केस में मदर की बॉडी में बन जाती है एंटीबॉडीज, किसकी, RH के अगेंस्ट मदर की बॉडी में बन गई। बट देखो हमारे ब्लड में ना दूसरे ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होती है, पर RH की नहीं होती। RH की एंटीबॉडी तब बनती है जब हमारे ब्लड से कोई ऐसा ब्लड कांटेक्ट में आए जो हमारा नहीं। मान लो मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरे बॉडी में नेगेटिव की एंटीजन तब बनेंगे जब कोई नेगेटिव कांटेक्ट में है। वैसे नेगेटिव की नहीं बनते, क्योंकि नेगेटिव के तो कोई एंटीजन होते ही नहीं है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव वालों के केस में ही पाया जाता है ये। ठीक है, तो मदर जब फीटल ब्लड के कांटेक्ट में आएगी तो उनकी बॉडी में RH ब्लड आएगा, तो उस समय मदर की बॉडी में क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके, RH के। ठीक है भाई, चलिए पहला केस तो ये हो गया। अब सेकेंड केस में ये मदर, सेम मदर भाई जो नेगेटिव थी, नेगेटिव ब्लड ग्रुप था जिसका, मैं मदर नेगेटिव नहीं थी, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था यार, है ठीक है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली मदर, नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई उनकी, सेकेंड फेज ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी की बात की जा रही है। तो बेटा जी सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर उनका फीटस जो आया वो मान लीजिए अगेन इट इज एन RH पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो कोई बात ही नहीं, RH पॉजिटिव आया। पर बच्चों अब इस केस में होगी भयंकर कॉम्प्लिकेशन। क्यों, क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है अगेंस्ट RH, अगेंस्ट RH मदर की बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय बन गई थी, डिलीवरी के समय। अब भाई जैसे ही कोई फीटस RH पॉजिटिव रहा तो मदर की बॉडी में तो एंटीबॉडी थी, तो वो तो यहाँ पर कोगुलेशन शुरू कर देगी, फीटस में ब्रेकिंग हो जाएगी, मतलब फीटस इस केस में आने वाली है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। इतनी कॉम्प्लिकेशन होगी कि भाई बॉडी जो है वो फीटस को सपोर्ट नहीं करेगी, इसकी डेथ तक हो सकती है। अब क्या करें, इतने भयंकर कॉम्प्लिकेशन को कैसे रोकें इसे। तो बेटा इसके लिए पहले तो ऐसा होता था कि भाई ऐसा बच्चा था, दूसरा तो वो आमतौर पे मर ही जाता था, बट अब हमारे पास ट्रीटमेंट है, अब हमारे पास ट्रीटमेंट है। चुपके से पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट है हमारे पास। जब भाई फर्स्ट टाइम बच्चों मदर की डिलीवरी होती है, हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट टाइम मदर की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद ही तो कांटेक्ट में आता है, तो क्यों ना कांटेक्ट में आने ही ना थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई कांटेक्ट में तो आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब इस मदर की कभी डिलीवरी होती है RH नेगेटिव वाले की, तो उस मदर को उस समय हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल RH एंटीबॉडीज दे देते हैं, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, इंजेक्ट। अब इंजेक्ट करने से, अब इसमें ऐसा क्यों, बोलो मैम बन तो यहाँ भी एंटीबॉडी रहे, बना तुम भी दे तो हम भी एंटीबॉडी रहे, तो क्या डिफरेंस है। तो बेटा डिफरेंस ये है, अगर बॉडी में कभी एंटीबॉडीज बनती हैं, कभी अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, तो बेटा हमारी जो शरीर में कभी भी कोई भी एंटीबॉडीज बनती है तो वो दो काम करती है। एक तो करती है किल, फाइट बैक, मारती है, आजा लड़ेंगे मारेंगे, और दूसरा करती है बेटा मेमोरी, मतलब हमारी जो एंटीबॉडीज है ना वो पागल नहीं, वो याद रखती है, अच्छा तूने लड़ाई की थी मेरे से, याद रखूंगी, दूसरी बार आएगी तो और पिटेगी, तो मेमोरी रख लेती है भाई। तो अगर मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई RH की, तो मान लो खत्म भी हो गई तो मेमोराइज करेगी, और जैसे ही मेमोराइज करके उसकी बॉडी में कांटेक्ट में आया खत्म कर देगी। पर जब हम कभी अगर आर्टिफिशियल कोई एंटीबॉडी देते हैं बेटा, तो उसकी मेमोरी नहीं होती, और हम सिर्फ इतनी एंटीबॉडी देंगे कि उस समय जब डिलीवरी हुए, जब ब्लड कांटेक्ट में आए, बस उसी को खत्म कर सके, सिर्फ उन्हीं को दूर रख सके। हम सिर्फ इतनी एंटीबॉडीज लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोवाइड करेंगे उसे। तो उस केस में मदर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अब मदर की बॉडी में जितनी एंटीबॉडी हमने दी थी वो सारी की सारी डिलीवरी के समय खत्म हो जाएगी। फिर खत्म हो गई तो मदर की बॉडी में तो एंटीबॉडी बनी नहीं, मेमोराइज हुआ नहीं, तो नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा वही काम हो सकता है।
तो जब तक मदर, तो अगर ये मदर कभी भी पॉजिटिव स्टूडेंट होता, पॉजिटिव फीटस होता है अगर कभी उसी का, तो डिलीवरी के समय हम उनको एक आर्टिफिशियल RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देते हैं ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। ठीक है बच्चों, दिस इज द क्राइटेरिया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये दिखाया, एक RH नेगेटिव परसेंट, अगर मान लो कभी RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के एंटीजन बन जाते हैं बॉडी में, जो मदर की बॉडी में हमने देखा। इसीलिए RH ग्रुप शुड बी मैच्ड होना चाहिए ट्रांसफ्यूजन से पहले। किसी को ब्लड दे रहे हो तो यार पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दो, नेगेटिव वाला नेगेटिव को दो, वरना हो जाएगा काम। ठीक है, तो अ स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility mismatching has been observed between RH negative blood of a pregnant mother within RH positive blood of the fetus, जो भी मैंने समझाया आपको। RH antigen of the fetus do not get exposed to RH negative mother। फर्स्ट प्रेगनेंसी में दोनों की ब्लड वेल्स जो होती हैं वो सेपरेट रखती है कौन, प्लेजेंटा, पर डिलीवरी के समय वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है, मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, तो नेक्स्ट फीटस के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। उसी को बचाने के लिए हम आर्टिफिशियल एंटीजन उनकी बॉडी में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, सो ये बात हो गई। अब है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, कोगुलेशन ऑफ ब्लड आ गया कि भाई ब्लड में कैसे कोगुलेशन होता है। तो ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन, ब्लड के अंदर कोगुलेशन या क्लोटिंग होती है, कभी कोई इंजरी हो या कोई ट्रोमा से होती है। दिस इज अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड बॉडी में से। आपने ऑब्जर्व किया होगा एक रेडिश ब्राउन का स्कम, कोगुलेट कुछ बन जाता है बॉडी में कट के समय आपके पे, ये क्लोट या कोगुलम कहलाता है। ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड जो कि फिब्रिन्स बनाते हैं, मैम ने बताया था आपको, जो कि डेड एंड डैमेज फॉर्म ऑफ ब्लड एनिमल्स को करता है, वहां पे ट्रैप कर लेता है, घेर लेता है। फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रोजन। फिब्रिन्स किससे बनते हैं बेटा, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं इनएक्टिव फिब्रोजन। तो इनएक्टिव फिब्रोजन जब एक्टिव फॉर्म में आते हैं तो वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। और किसकी वजह से बनते हैं, ये बनते हैं प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयंस की वजह से बनते हैं बाय एन एंजाइम थ्रोम्बिन। अब देखो थ्रोम्बिन क्या है, ये वाला थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। देखो बेटा, ब्लड के अंदर होता है सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन पे जब कभी भी कैल्शियम आयन एक्ट करते हैं तो ये इसको एक्टिव करता है और थ्रोम्बिन बनाता है, बिल्कुल। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है, आपके इस इनएक्टिव फिब्रोजन को पे अटैक करता है और उसको फिब्रिन बनाता है। मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में हुआ और अपनी एक्टिव फॉर्म के बाद इसने फिब्रोजन को भी एक्टिव फॉर्म में ले आया। तो थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस, एक और इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। एक एंजाइम है ये कॉम्प्लेक्स जो कि थ्रोम्बोकाइनेज से बनता है, इस रिएक्शन में जरूरी है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक एक्शन जिसमें बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लाज्मा के अंदर ही पाया जाता है इनएक्टिव स्टेट में। सो यहाँ तक हो गया खत्म अपना ब्लड। नाउ द टॉपिक इज लिम्फ। नाउ द टॉपिक इज बच्चों लिम्फ। तो एज द ब्लड, अभी लिम्फ क्या होता है, तो सबसे पहले बात लिम्फ होता क्या है, तो बच्चों लिम्फ एक तरह का कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ एक तरह का कलरलेस फ्लूइड होता है। कैसे बनता है, तो ये ब्लड में से छन छन के बनता है। तो फ्रॉम द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनता है। कैसे, तो सिंपली मैम बताती, ये आपकी मान लीजिए आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है बेटा। अभी हम इसका डिफरेंस भी करेंगे। दिस इज आर्टरी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस इज योर वेन, दिस इज योर वेन जो कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बच्चों, तो इनको बीच में से कनेक्शन के लिए बेटा हमारी बॉडी में बहुत जगह पर ये मोटी मोटी आर्टरीज या वेन्स फिट नहीं होती, बहुत कॉम्प्लेक्स है यार बॉडी, तो वहां पे चाहिए पतली पतली ट्यूब यार अपने को। तो पतली पतली ट्यूब्स क्या होती हैं, तो ये जो आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी ट्यूब्स में, और उस बहुत सारी ट्यूब के नेटवर्क को कहते हैं बच्चों कैपिलरी। बहुत पतली होती है, आपके नॉर्मल थ्रेड से भी कई गुना पतली होती है बेटा कैपिलरीज।
तो बेटा जब आपका ब्लड, अब देखो आर्टरीज होती है ना वो आमतौर पे मोटी होती है, थिक होती है, तो मैम ने बनाई भी ऐसे है। आर्टरीज होती है वो थिक होती है, वेन होती है थिन। अब बेटा आर्टरी थिक इसलिए होती है क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। वेन पतली इसलिए होती है क्योंकि वेन के अंदर कम होता है प्रेशर। कैपिलरीज और पतली क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ना के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है बॉडी में तो बहुत सारी कैपिलरीज में एंटर करता है। तो जब ये कैपिलरीज में एंटर करता है तो कैपिलरीज में एंटर करेगा और ये ब्लड फ्लो होकर फिर दोबारा पहुँच जाएगा वेन में। अब आप कहोगे मैम जितना ब्लड यार आर्टरी में था पहले डिवाइड हो गया बहुत सारों में, फिर इकट्ठा होकर वेन में चला गया, तो ब्लड तो यार उतना ही रहा, फिर तो प्रेशर भी उतना ही रहना चाहिए, तो एक मोटी पतली कैसे? तो बेटा यही तो कहानी है। ये कैपिलरीज जो है, इस कैपिलरी के गुच्छे को बैड ऑफ कैपिलरी भी बोलते हैं। तो बेटा जो ये कैपिलरी का गुच्छा है ये ना टिश्यू पे पाया जाता है। जैसे मान लीजिए इसके पीछे रहा, ये टिश्यू के ऊपर पाया जा रहा है, दिस इज योर टिश्यू। तो यहाँ से जब आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जब भी आपका ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा होता है तो कैपिलरीज में होते हैं छोटे छोटे से पोर्स, छोटे छोटे से छेद, जिनसे क्या होता है ब्लड जब फ्लो करता है तो थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो टिश्यू के ऊपर गिर जाता है, छन छन के छन छन के छन छन के, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा, और उसी छने हुए पार्ट को बच्चों अपन बोलते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि इकट्ठा किस पे हुआ है? टिश्यू पे, इसलिए टिश्यू फ्लूइड, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कि एक एक्स्ट्रा सेल वाला फ्लूइड है ये। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड छन छन के क्या निकलता है? तो बच्चों इसके अंदर छन छन के जो चीज़ नहीं निकलती वो लिख लेते हैं। इसके अंदर एक भी आरबीसी नहीं होती, इसलिए ये लाल रंग का नहीं होता, ये कलरलेस या फिर आप उसे स्ट्रॉ कलर बोल सकते हैं। इसके अंदर लार्जर प्रोटीन्स नहीं होते क्योंकि बड़े बड़े प्रोटीन एंटर ही नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे से छेद है भाई, तो लार्जर प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। इसके अंदर प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, ये डू नॉट हैव प्लेटलेट्स। इनके अंदर क्या होती है बेटा? प्लेटलेट्स भी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ इसके अंदर नहीं पाई जाती। क्या होता है? तो बेटा इसके अंदर पाया जाता है भर भर के WBC। तो यही पॉइंट्स यहाँ पर क्या किया गया मेंशन। तो एज ब्लड पास थ्रू कैपिलरी तो सम वाटर अलोंग स्मॉल वाटर सॉल्युबल मूव कर जाते हैं स्पेस में से, टिश्यू पे रह जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड एन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंजमेंट है वो उसमें पाया जाएगा। सेल्स आर ऑलवेज अकर थ्रू द फ्लूइड, तो इससे भी एक्सचेंजमेंट होता है। तो एक्सचेंजमेंट क्या आप कह सकते हो कि ब्लड और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंजमेंट के लिए जो बीच का जो आदमी है, जो बीच का मेडिएटर है, वो मेडिएटर लिम्फ होता है। बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब जैसे ब्लड के पास ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ के पास लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरी होती है, और लिम्फ सिर्फ हार्ट में जाता है। ये हार्ट में जाता है, हार्ट से निकलता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हार्ट में पहुंचता तो लिम्फ दोबारा ब्लड में घुल जाता है। आते समय सिर्फ ब्लड मिलता है, पर जब जाएगा तो लिम्फ भी जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे हार्ट में। तो लिम्फ के अंदर ये सब चीज़ें बेटा पाई जाती हैं। तो ये सारे के सारे वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल, जो कलेक्ट करती हैं सारा फ्लूइड एंड ड्रेन बैक टू द मेजर वेन्स। वेन्स में डाल देती है, क्योंकि वेन्स ही है ना जो हार्ट में ब्लड लेके जाता है। तो बेटा लिम्फ है जो कि हार्ट में सिर्फ जाता है, हार्ट से आता नहीं है, तो इसका वन डायरेक्शनल फ्लो होता है ये। ठीक है बेटा, लिम्फ का क्या होता है? वन डायरेक्शनल फ्लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। The fluid present in the lymphatic vessels, इसको lymph कहते हैं। Lymph is a colorless fluid containing special lymphocytes, मतलब WBC, भर भर के WBC होते हैं यार, which is responsible for the immune response, immune response करते हैं बॉडी में। Lymph is also important carrier for the nutrient, कुछ न्यूट्रिएंट का कैरियर, मतलब ये ना मेडिएटर की तरह काम करता है। ये एज अ मेडिएटर वर्क करता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में मेडिएटर कौन बना अपना लिम्फ। ठीक है बेटा, तो फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ। और फैट हमने, क्योंकि ब्लड के अंदर बेटा कभी भी ब्लड के अंदर फैट हमेशा रहता है इनसॉल्युबल। तो बेटा फैट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो अपने को सिर्फ और सिर्फ लिम्फ ही चाहिए। लिम्फ ही है जिसके अंदर आपका फैट क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। तो फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ। लिम्फ में होता है लैक्टल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल वेलाइ, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लैक्टेल्स, जो कि फैट के लिए जरूरी है, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं। जब हमने डाइजेशन में पढ़ा कि फैट के अंदर लैक्टेल्स एंजाइम्स होते हैं जो कि इसका इमल्सिफिकेशन करवाते हैं।
ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों को। चलिए ओके, तो हियर्स द क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स। लिम्फ डिफर फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से अलग है ना किस फेज में, कि इसमें सिर्फ WBC यार, मोर RBCs एंड WBC, मोर RBC और फ्यू। तो भाई देखो RBC वाला तो काट दो पहले ही, मोर WBC एंड फ्यू RBC नहीं, RBC तो एक भी नहीं, अगर होती तो लाल नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ WBC है इसमें। नेक्स्ट वन, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुपिंग, ओके, आर रिक्वायर्ड अ ब्लड, द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन इज, कौन सा ब्लड ग्रुप हम उसको दे सकते हैं, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए, सॉरी बट उसका ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब बी नहीं देंगे बस, तो ए दे सकते हैं बिल्कुल, बी ए बी ए और बी एंड बी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते, सिर्फ दे सकते हैं ए या फिर ओ, क्योंकि बी देंगे तो बी की तो एंटीबॉडीज है वहां पे, तो कोगुलेशन हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगा, तो उसको हम नहीं दे सकते। कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, भाई ब्लड के वो कॉम्पोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, कौन बनाते हैं, WBC, जिनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, दैट इज योर डी पार्ट। अच्छा मोनोसाइट्स ये भी होते हैं बेटा, ये WBC के ही पार्ट होते हैं बेटा, पर लिम्फोसाइट मेनली काम करते हैं। एट हाई ऑल्टीट्यूड पर, भाई बहुत ऊंचाई पर जाकर RBCs का साइज ह्यूमन ब्लड में कैसा हो जाता है, साइज ऑफ RBCs कैसा हो जाता है ह्यूमन ब्लड में जब आप हाइट पर जाते हो, तो इंक्रीज इन साइज नहीं बेटा, साइज सेम रहता है, इंक्रीज इन नंबर है, देखिए तो इंक्रीज इन नंबर, ऊपर जाते हो तो आपका बढ़ जाता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ये एक्यूमुलेट होने लगता है बच्चों। चलिए सो आ गया अब हमारा मजेदार टॉपिक, हम अपने दिल को पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट। पहले समझ लेते हैं ह्यूमन हार्ट, फिर बनाएंगे अपना ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट लाई ऑब्लिकली, भाई ऑब्लिकली लाई करता है कहाँ पे, थोरैक में, मतलब थोरैक की कैविटी में, अबव द डायफ्राम, भाई हमारा डायफ्राम है यहाँ पर, डायफ्राम से ऊपर या सेंटर में पाइक लाई करता है, एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जो हमने पढ़ता ना लंग्स में, लेफ्ट लंग थोड़ा सा नोड था, उसमें नॉच था बिटवीन द लंग्स, इट इज द साइज ऑफ द पर्सन क्लिंच फर्स्ट एंड द वेट अराउंड 300 ग्राम, 300 ग्राम का दिल है। और लेफ्ट विस्ट को बंद करो यार, तो जितनी विस्ट होती है ना इतना बड़ा दिल होता है अप्रोक्सीमेटली। द डबल वॉल्डेड पेरिकार्डियम, मैम पेरिकार्डियम क्या है, तो यार लंग्स में देखी थी डबल लेयर थी, तो ऐसे ही आपके हार्ट के भी चारों तरफ डबल लेयर होती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम, और वहां पर था डबल लेयर में फ्लूइड भरा हुआ था, तो यहाँ भी डबल लेयर में फ्लूइड भरा हुआ है जिसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियो फ्लूइड। तो यहाँ पर भी फ्लूइड होता है, नाम क्या है बच्चों, पेरिकार्डियो फ्लूइड, जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, दिल के धड़कने को करता है। द राइट एट्रियम, ओके अभी एट्रियम आ गए, या सिंपली बोल सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट, भाई ह्यूमन हार्ट में होते हैं 4 चेम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने, देखो मैंने हट लिख दिया मैडम ने, वाओ, ह्यूमन हार्ट में बेटा जी होते हैं 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से शॉर्टर चैम्बर जो कि अबव ऊपर लाई करते हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं, मतलब एट्रियम, और लॉन्गर चैम्बर, बड़े बड़े चैम्बर जो बिलो नीचे की तरफ लाई करते हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं। और एट्रिया 2 होते हैं, एक राइट एट्रियम एक लेफ्ट एट्रियम, 2 ही वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा अभी ट्राइकप्साइड और ये आ गई सब चीज़ें, पैपिलरी मसल्स, ओके। चलिए तो भाई हम अपना दिल बना लेते हैं, बड़ा आराम से, ड्राइंग तो बहुत बुरी है, चलिए बना के देखते हैं फिर भी जैसा बनता है, ओके लेट्स ट्राई इट। ओ माय गॉड, क्या बना दी, जीभ तो नहीं बना दी मैंने कहीं, चलिए कुछ तो सही लग रहा है शायद, ठीक है मान लेते हैं अपना दिल है यार, ये इतना भी भयानक नहीं बना रही है मैम। अब इस दिल के अंदर बीच में सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट, दीज अपर 2 चेम्बर्स, दिस इज, ये अपर 2 चेम्बर्स होते हैं बेटा, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, जो नीचे के होते हैं 2, इन दोनों को सेपरेट करती है एक लेयर बीच में से,
ये रही सेपरेशन की एक लेयर होती है बच्चों बीच में यहाँ पर, ये रही, दिस लेयर इज नोन एज सेप्टा। इस लेयर को हम सेप्टम कहते हैं, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेप्टम। इसको बल्कि हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। मतलब इंटरवेंट्रिकल सेप्टम का मतलब देखो, सेप्टम एक दीवार है। सेप्टम क्या है बच्चों, इधर देख लेते हैं कि मैम सेप्टम क्या है, और कुछ नहीं भाई, सेप्टम एक दीवार है। अगर आर्टरिया आर्टरिया के बीच में तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में है तो इंटरवेंट्रिया या वेंट्रिकल सेप्टम, और अगर आर्ट्रियम वेंट्रिकल के बीच में तो आर्ट्रियो वेंट्रियो सेप्टम। सिंपल बात है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में इसलिए मैम ने लिखा इंटरवेंट्रिकल या इंटरल वेंट्रिया सेप्टम। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी बात थी जो मैम ने बताई आपको। फिर यहाँ पर होती हैं मसल्स, यहाँ पर होती हैं मसल्स, ये होती है यहाँ पे मसल्स पाई जाती हैं। ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड मसल्स थोड़ी मोटी होती हैं क्योंकि लेफ्ट साइड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड को पूरा ब्लड भेजना होता है पूरी बॉडी में, इसलिए लेफ्ट साइड की मसल्स थोड़ी सी मोटी होती है, स्लाइटली थिक होती है। सो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये मसल्स होती हैं कार्डियक मसल, जो कि दिल में पाई जाती हैं, इनवॉलेंटरी एक्शन करती हैं। और बेटा यहाँ पर पाई जाती हैं वेल्व्स, यहाँ पे देखो यहाँ पर होती हैं, यहीं पर वेल्व्स होती हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, ये रही कुछ ऐसी करके ये वेल्व्स होती हैं। इन वेल्व्स का काम क्या होता है, तो बेटा इन वेल्व्स का काम होता है कि ब्लड ना सिर्फ नीचे की ओर जाए, ऊपर ना जाए। इनको हम बोलते हैं यहाँ पर ट्राइकप्सिड वेल्व्स, ट्राइकप्सिड वेल्व्स, खिड़कियाँ, ट्राइकप्सिड वेल्व्स। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकप्सिड वेल्व्स, और वहीं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी होंगी बेटा वेल्व्स, ये रही, यहाँ भी वेल्व्स होंगी, ये कहलाती है बाइकप्सिड वेल्व्स, बाइकप्सिड वेल्व्स। तो ये वेल्व्स होती हैं, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकप्सिड, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकप्सिड वेल्व्स होती हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्लड दिखाना है, यहाँ से कनेक्टेड होती है ट्यूब जिसका नाम होता है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, जो कि ब्लड कलेक्ट करती है डीऑक्सीडेंट, और यहाँ नीचे की ओर भी होती है एक जिसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, जो नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड कनेक्ट करेगी, इंफीरियर वेना केवा। देखो बेटा हमारे हार्ट में ब्लड आ रहा है, अब भाई ऑर्गन ऊपर भी है तो ऊपर से भी ब्लड आता है, नीचे से भी ब्लड आता है, तो ऊपर से आएगा सुपीरियर से, नीचे से आएगा इंफीरियर से। फिर यहाँ पर राइट के बाद यहाँ पर एक ट्यूब्स होती है जो कि कनेक्टेड होती है, देखिए यहाँ से ये ट्यूब होगी, यहाँ पे भी एक ट्यूब होती है, ये भी एक ट्यूब होती है जो कि कनेक्टेड होती है यहाँ से, ये गुजरती है यहाँ से, इस तरीके से दिखा रही हूँ मैं आपको, ये रही, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स में ब्लड लेके जा रही है। और यहाँ पर होती है बहुत सारी पल्मोनरी वेन, मैं सिंपली ऐसे दिखा रही हूँ, दिस इज योर पल्मोनरी वेन जो लंग्स से ब्लड लेकर आती है, और यहाँ पे अपना मान लो लंग्स है, पल्मोनरी वेन। और यहाँ से फिर एक ट्यूब और कनेक्टेड होती है जी, उसका नाम है, जिसका यहाँ पे कनेक्शन होता है एक और ट्यूब का, यहाँ पर लेफ्ट से, जो कि सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी ट्यूब, दैट इज योर ओर्टा, दिस इज योर ओर्टा।
मैम ने बेसिक डायग्राम बना के दिखाया बच्चों। ठीक है, ये रहे हमारे चैम्बर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हार्ट का कुछ डायग्राम होता है और ब्लड आता है और आपको पता है जाता है। तो जब बेटा आपका यहाँ से ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा से, यहाँ से आता है जाएगा राइट एंट्रियम में। राइट एंट्रियम में जब प्रेशर ज़्यादा होगा बेटा देखो, पहले ये रिलैक्स होता है एंट्रियम, वेंट्रिकल होता है कॉन्ट्रैक्ट। जब इसमें पूरा भर जाता है तो वेल्व्स होते हैं नीचे की ओर, और वेल्व से ब्लड आता है राइट एंट्रियम में। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है ये वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये वेल्व्स क्लोज नहीं हुए, अगर ये वेल्व्स क्लोज नहीं हुए यार, तो ब्लड ऊपर भाग जाएगा। तो जैसे ही ब्लड राइट एंट्रियम से शिफ्ट होकर राइट वेंट्रिकल में आता है, वो आता है सिर्फ और सिर्फ 70%। बाकी 30% तो हमें निचोड़ के लाना पड़ेगा। नॉर्मली 70% ब्लड आ पाता है एंट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर, 30% हम लेकर आएंगे देखो अभी एक और सर्कुलेटरी मैकेनिज्म में। फिर यहाँ से पास हो जाता है पल्मोनरी वेन, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, मतलब ब्लड जिसके अंदर क्या पाई जा रही है, CO2। फिर यहाँ से पास हो जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स पे पहुंचेगा, लंग्स से प्यूरिफाई होकर आएगा लेफ्ट एंट्रियम में, लेफ्ट एंट्रियम से यहाँ से पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल से प्रेशराइज, ये वेल्व्स बंद हो जाएंगे, फिर प्रेशराइज होकर जाएगा कहाँ पर, ऑर्टा के थ्रू बाहर, मतलब पूरी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ऑर्टा होती है। ठीक है, हाँ। सो बच्चों तब तक हमने क्या क्या देख लिया, अब तक हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट को देख लिया है। अब हम देखिए इसके पॉइंट्स एक बार रीड कर लेते हैं। अ ट्राइस्किप्स, एक ट्राइकप्सिड वेल्व हमने पढ़ा था बेटा, जो कि कहाँ पर पाया जा रहा था ट्राइकप्सिड वेल्व, भाई वो पाया जा रहा था आपके राइट एंट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एंट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में। और बाइकप्सिड, जिसको हम लोग मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, वो पाया जाता है लेफ्ट एंट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। द फ्री एजेस ऑफ द वेल्व, अच्छा जो वेल्व्स हमने बनाई थी उनके जो एजेस होते हैं ना बेटा, अच्छा देखो हम लोग बनाते थे कि भाई हमारा हार्ट है, हार्ट में ये वेल्व्स बनाते थे हम लोग इस तरीके से, तो ये वेल्व नीचे की ओर क्यों रहती हैं, ऊपर क्यों नहीं हो जाती? तो बेटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना इनसे ना कुछ फाइबर्स अटैच होते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, इनसे ना कुछ इस तरीके से फाइबर्स अटैच होते हैं नीचे की ओर, और डायरेक्टली से नहीं होते, डायरेक्टली आपकी वेंट्रिकल से अटैच नहीं होते, यहाँ पर ना मसल्स होती हैं उनसे अटैच होते हैं। देखो ये जो मैम ने बनाई ये रही यहाँ पे मसल्स होती है जिनसे आपके फाइबर्स अटैच होते हैं। सबसे पहले ये फाइबर्स क्या कहलाते हैं, तो बेटा ये फाइबर्स आपके कहलाते हैं कॉर्डिटेंड्रिन, कॉर्डिन टेंड्रिन, टेंड्रिन। और जो ये मसल्स है जिनसे ये जुड़े हुए हैं इनको बोलते हैं पैपिलरी मसल। क्या बोलते हैं बच्चों, पैपिलरी मसल। तो इसी मसल्स की वजह से ये वेल्व सिर्फ नीचे की ओर रहती है, ऊपर की ओर नहीं जाती, ताकि अबव फ्लो ना हो जाए। सो फ्री एजेस ऑफ द वेल्व आर अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल थ्रू कॉर्डेटेंड्री, और कौन सी मसल जुड़े रहते हैं, पैपिलरी मसल से। फिर पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ना बेटा हार्ट में, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ऑर्टा कैरी करती है, ऑर्टा द लार्जेस्ट वेसल, ऑर्टा इज द लार्जेस्ट वेसल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी टिश्यू में, तभी तो लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड की हमने कार्डिक मसल्स मोटी मोटी बनाई थी, क्योंकि बच्चों यहां पर होता है हाई प्रेशर, और यहीं से हम लोग नापते हैं बच्चों बीपी, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लड प्रेशर। जब बेटा आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, अच्छा देखो हम लोगों ने एक बात की थी कि जो ब्लड हमारा पास होता है वो सिर्फ 70% नीचे आता है, 30% नहीं आ रहा यार। तो 30% के लिए हम क्या करेंगे, उस एंट्रियम को या वेंट्रिकल को ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, निचोड़ेंगे उसको, तो कॉन्ट्रैक्शन उसको कहते हैं सिस्टोल। कभी भी हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे बेटा, कभी भी व्हेन आई हैव टू टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्शन, तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सिस्टोल। क्या बच्चों, सिस्टोल। अब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हमने निचोड़ दे सकते हैं, होता है ना कपड़ों में से पानी निचोड़ते हैं, ऐसे ही निचोड़ते हैं। तो निचोड़ने के बाद अब वो रिलैक्स भी होगा, ये ना रिलैक्स होगा, और रिलैक्स जब होता है तो वो कहलाती है डायस्टोलिक कंडीशन। तो बेटा जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रहता है उस समय आपका जो ब्लड प्रेशर आता है बेटा वो आता है 120
mm ऑफ Hg, जो कि सिस्टोलिक कंडीशन के लिए रहता है। और जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तब आपका ब्लड प्रेशर आता है 80 mm ऑफ Hg, जो कि डायस्टोलिक कंडीशन कहलाती है। और दोनों को मिला के ऐसे लिखते हैं 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर फाउंड अमंग ह्यूमन बींग्स। और इसको मेजर किया जाता है स्फाइग्मो नैनोमीटर नाम के डिवाइस से। नैनोमीटर नाम के डिवाइस से इसको क्या करते हैं हम लोग बच्चों, मेजर करते हैं। अच्छा फिर देखो सेमी ल्यूनर वेल्व। अब एक और वेल्व है, तो यार अपनी पल्मोनरी आर्टरी पड़ी थी, जिसे मान लीजिए ये दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। तो बेटा इनके अंदर भी यहाँ पर वेल्व्स हैं जिनको सेमी ल्यूनर वेल्व कहते हैं। सेमी ल्यूनर वेल्व, जिसको एट्रियल वेल्व कहते हैं, जो रेगुलेट करता है वेंट्रिकल। भाई मान लो आपने देखा था भाई जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो अपना ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में भेज रहा था। अब अगर ये वेल्व ना हो बेटा, प्रेशर तो इतना ज्यादा, तो बैक फ्लो भी तो हो सकता है। तो वेल्व क्या कर लेती, रास्ता बंद कर देती कि भाई नीचे नहीं जाना। तो इन वेल्व्स का नाम है सेमी ल्यूनर वेल्व्स। ठीक है बच्चों, देखिए आपको ये हार्ट का दिखा दिया। अब इसमें देखो कुछ एक दो बातें जो हम लोगों को और देखनी है। ऑर्टा हम लोग देख चुके हैं, लार्जेस्ट है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एंट्रियम, बंडल ऑफ हिस, ये हमें समझना है। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पर, ये हमारा दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज योर राइट एंट्रियम। इस राइट एंट्रियम में दो नोड्स दिख रहे हैं आपको, एक कहलाता है सीनो एट्रियल नोड, SAN, ऐसे नोड बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखो ये रहा, जो कि राइट एंट्रियम में राइट साइड टॉप पर है, राइट एंट्रियम में राइट साइड टॉप पर ये रहा। और एक है राइट एंट्रियम में ये पर राइट के, अगर देखो राइट एंट्रियम को बोलूं मैं तो ये राइट साइड होगा, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। लेफ्ट साइड बॉटम की तरफ पड़ता है, क्या यार लेफ्ट साइड बॉटम की तरफ पड़ता है, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड, AVN। और एक कॉर्डेंट एनिया, ये तो मैंने आपको बता दी थी कि धागे से होते हैं, जो कि नीचे यहाँ पे मसल्स पैपिलरीज मसल से जुड़े होते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात हम लोगों ने कर ली थी, इसकी कर ली थी एपेक्स, मतलब कि जो कि यहाँ पे है कार्डिक मसल से बना हुआ। देखिए किससे बना हुआ है बच्चों, कार्डिक मसल। तो इसमें बंडल ऑफ हिस रह गया है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। इनका दोनों का भी क्या काम होता है ये भी अब हमें डिस्कस करना है। चलिए तो एक साइकिल दिखाई बेटा, कार्डिक साइकिल, जिसको हार्ट बीट कहते हैं, धड़कना, दिल का धक धक करना, धड़कना, कार्डिक साइकिल। देखिए भाई क्या है कार्डिक साइकिल, जिसको हार्ट बीट भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल ऑफ बोथ वेंट्रिकल फॉलोड बाय द शॉर्ट पॉज। देखो बेटा जब तुम्हारे वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ही कार्डिक साइकिल या हार्ट बीट बनती है। तो सिंपल बात करें तो अगर हमारा जब राइट एंट्रियम में ब्लड होता है, नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में, वेल्व्स क्लोज हो जाती हैं, वेल्व्स क्या हो जाती है यहाँ पे, क्लोज हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, अब आपने देखा था कि 70% ब्लड ही नॉर्मली आ पा रहा है, पर अपन को तो भाई बाकी 30% भी चाहिए। तो बाकी 3% के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है, ऐसे नोड, हमने पढ़ी जो सेमी नेडुअल नोड, ऐसे नोड क्या करती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, सिस्टोल करवाती है, जिससे बाकी यहाँ से 70% आ रहा है, जिससे बाकी 30% ब्लड भी यहाँ पर आ जाए। तो बेटा जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है एंट्रियम का वेंट्रिकल में, तब एक साउंड बनती है लब, LUB, लब। ये हार्ट की साउंड्स बता रही है मैम आपको। और फिर इस राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी में जाएगा, फिर ऐसे ही लेफ्ट एंट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तब भी यही साउंड बनेगी, क्या, लब। ठीक है। अब फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका पल्मोनरी में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, और यहां से तो ऑर्टा में जाता है। तो बेटा वेंट्रिकल से भी तो सारा नहीं जाएगा, 70% ही तो जा रहा है वेंट्रिकल से भी, तो बाकी भी तो निचोड़ना पड़ेगा। 70% जा रहा है तो बाकी के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा आर्टियो वेंट्रल नोड, AVN। ये नोड इसको क्या करवाएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, मतलब सिस्टोल करवाएगा कह सकते हैं। और इस सिस्टोलिक कंडीशन से बाकी 30% ब्लड भी पहुंच जाएगा। तो इस समय साउंड प्रोड्यूस होगी डब। तो लब, डब, ये एक साउंड होती है आपकी हार्ट बीट की।
ठीक है। द रिलैक्स स्टेट ऑफ एन हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड डायस्टोल। और जब ये सारा ब्लड चल जाएगा तो कुछ समय के लिए हमारा हार्ट रिलैक्स रहता है। देखो बेटा, राइट एंट्रियम कितने समय के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो 0.2 सेकेंड्स के लिए। लेफ्ट वेंट्रिकल कितने समय के लिए होता है, तो 0.1 सेकेंड्स के लिए। और जब दोनों कंप्लीटली रिलैक्स होते हैं तो वो होता है 0.4 सेकेंड के लिए। जब सारा पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है उसी को कहते हैं डायस्टोलिक कंडीशन। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोलिक। और कार्डिक आउटपुट क्या होता है, मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ऑर्टा पर मिनट। एक मिनट में कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में आया है, वो कार्डिक आउटपुट कहलाता है। फिर अपना स्ट्रोक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ये ब्लड का वॉल्यूम है जो लीव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू ऑर्टा पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो भाई आर्टी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की मदद से ब्लड सारा का सारा बाहर निकल गया, कहां से, ऑर्टा से। तो कितना ब्लड बाहर आया वो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। रिजल्टिंग इंडिविजुअल नॉर्मल का स्ट्रोक वॉल्यूम जो आता है वो आता है 70 ml। हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट रेट एक नंबर होता है जिसको हम हार्ट बीट पर मिनट बोलते हैं, कितना होता है। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, 72, या इसकी हम लोग बोलते हैं 70 से 75 नॉर्मल चलती है। ठीक है बच्चों। फिर द हार्ट साउंड, और हार्ट साउंड हमने आपको बताई थी कि लब डब साउंड होती है। हार्ट साउंड आर रिजल्टेड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ वेल्व्स, जब वेल्व्स क्लोज होती हैं तभी ये साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट रेगुलेट द ब्लड फ्लो, जिससे ब्लड फ्लो होता है। स्टेथोस्कोप एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम हार्ट एम्पलीफाइड साउंड को सुनने के लिए करते हैं, साउंड सुनने के लिए करते हैं। लेनी इन्वेंटेड ने स्टेथोस्कोप, देखो स्टेथोस्कोप में साउंड आती है लब जब क्लोजर होता है एवी वेल्व, एवी मतलब आर्टियो वेंट्रिकल वेल्व, जिसको हम ट्राइकैप्सिड वेल्व भी बोलते हैं। इट इज ऑफ एन हाई पिच, हाई पिच की साउंड आती है छोटे से समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि 0.2 सेकंड के लिए तो हो रहा है। फिर साउंड आती है डब, तब जब सेमी ल्यूनियर वेल्व क्लोज होती है, जब मतलब कि पल्मोनरी में गया या ऑर्टा में गया, मतलब वेंट्रिकल होता है, तब लो पिच साउंड आती है लंबे ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि 0.4 सेकंड के लिए होता है। और अब नॉर्मल हार्ट साउंड को हम हार्ट मेजरमेंट्स कहते हैं। तो हार्ट साउंड क्या होती है, लब डब। लब हाई पिच होती है और ये लो पिच साउंड होती है। लो पिच साउंड लंबे समय के लिए रहती है, हाई पिच थोड़े समय के लिए रहती है। सो ह्यूमन हार्ट, आप देखिए इंपॉर्टेंट, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ओरिजिन कैसे हुआ यार, कैसे बनी है हार्ट बीट, ये समझना है अपने को। ह्यूमन हार्ट को हम मायोजेनिक बोलते हैं। मायोजेनिक मतलब बेटा वो चीज होती है जो कि अपने धड़कने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल। तो भाई हमारा हार्ट ना खुद बीट कर रहा है, उसे बीट कोई नहीं कर रहा, उसे कंट्रोल कोई नहीं कर रहा, तो इसलिए वो मायोजेनिक है। Since the heartbeat originate from specialized conduction muscular tissue जिसका नाम है sinoatrial node, इनकी वजह से ही हो रहा है ना, SAN AVN, the component of conduction system में आते हैं। देखो एक तो SAN आता है कंडक्शन सिस्टम में, क्योंकि बाकी कंडक्शन कौन करवा रहा है, यही तो करवा रहा है नॉर्मल कंडक्शन के बाद 30% वाला AVN करवा रहा है, और बंडल ऑफ हिट एंड पुकंजी फाइबर। अब देखो ये क्या है, चलो देखो सिनोएट्रियल नोड जो है वो हमने देखा था कि राइट एंट्रियम में लोकेटेड थी, राइट साइड पे। ये पेस मेकर की तरह काम करती है। क्यों, क्योंकि बेटा जो आपकी SAN है ना, ये इंपल्स भेजती है किसको, बंडल ऑफ हिल्स को। ये इंपल्स भेजती है किसको बेटा, आर्टियस सिस्टोल। द इंपल्स ट्रैवल थ्रू द पुकंजी फाइबर टू द वेंट्रिकल। ये जो सिंबल, ये जो इंपल्स भेजती है जनरेटेड बाय SAN कॉज एट्रियल सिस्टोल। ये जो कंट्रैक्शन होगा, मतलब कि SAN जो है इंपल्स भेजती है किसके पास, आपकी नोड के पास, नॉट बोल रही, सॉरी मैम, अरे यार वेल्व के पास। ठीक है, वेल्व के पास भेजती है, कौन सी वेल्व, जिसका नाम है ट्राइकैप्सिड या फिर बाइकैप्सिड, जिसको आप एंट्रियो वेंट्रिकल वेल्व भी बोल सकते हैं। तो ये जब इसको इंपल्स भेजती है तब आपकी एट्रियम क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे साउंड बनती है लब, और फिर ये सिग्नल जाता है बंडल ऑफ हिल्स के पास। देखो ये रहा डायग्राम, ये रहा, इसने बेटा सिग्नल भेजा, ये क्या करती है, सिग्नल भेजती है किसके पास, इन वेल्व्स के पास। ये इन वेल्व्स के पास सिग्नल भेजती है। जैसे इन वेल्व के पास सिग्नल जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर ये सिग्नल जो है इस बंडल ऑफ हिल्स में ट्रैवल करता है। ये पूरी बंडल ऑफ हिल्स जिसे हम कह रहे हैं, ये बंडल ऑफ हिल्स में ट्रैवल करता है। इस बंडल ऑफ हिल्स में जब ये सिग्नल जाता है तो आपकी वेंट्रिकल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इस तरीके से पूरा का पूरा सिग्नल रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो SAN है वो इंपल्स भेज रही है किसको, वो इंपल्स भेज रही है आपकी वेल्व्स को, जिसकी वजह से आपकी एंट्रियम हो गई कॉन्ट्रैक्ट, जिससे साउंड बनी लब साउंड। फिर ये सिग्नल जा रहा है AVM,
मतलब कि एटियोवेंट्रियल नोड के पास पहुंच गया। यहां से सिग्नल ट्रैवल होता है बंडल ऑफ हिस के पास, और बंडल ऑफ हिस कहां पर लोकेटेड है? वेंट्रिकल में। तो मतलब कि यहां से जो सिग्नल है, इंपल्स है, वो इनके पास जाता है, जिससे आपका बच्चों वेंट्रिकल होता है कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल होता है कॉन्ट्रैक्ट, और साउंड आती है डब साउंड। तो इस तरीके से साउंड ये बन रही है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और हाँ, द इम्पल्स दैट ट्रैवल थ्रू द पुकंजी फाइबर। अच्छा, फिर इसके बाद अब देखिए ये बंडल ऑफ हिस में जा रही है, और देखो नीचे यहाँ पर ना पूरे में पाए जाते हैं, यहाँ पे नीचे पूरे में फाइबर्स होते हैं ये रे, जिनको हम कहते हैं बेटा पुकंजी फाइबर। तो यहाँ से होते हुए बंडल ऑफ हिस से होते हुए सिग्नल पुकंजी फाइबर्स में भी जाता है, और फिर होता है आपका पूरा का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर बाद में होगा रिलैक्स, जिसको हम बोलेंगे डायस्टॉल कंडीशन। ठीक है, देखो यही चीज देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया गया है आपको। लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, ये रही पुखंजी फाइबर्स, देखो ये रहे पुखंजी फाइबर्स, ये दिखा दिया आपको यहाँ पर। ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्शन, ये किसको करवाएगा, किसके पास पहुंचेगा? यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन इसके पास जाएगा, फिर ये बंडल ऑफ हिस पे पहुंचेगा, बंडल ऑफ हिस से पहुंचेगा आपकी पुखंजी फाइबर से, और साउंड होगी प्रोड्यूस हार्ट की। ठीक है बच्चा, चलिए फिर है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट की रेगुलेट अपने आप हो जाती है, जिसको हम ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल नोडल टिश्यू की वजह से हो जाता है, इसलिए हम हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक। मतलब उसके पास अपने खुद के टिश्यूज होते हैं भाई, नोडल टिश्यू। हमने पढ़ा ना कि एसएन एवीएन, जो कि अपने आप उसे हार्ट बीट करवा रहे हैं, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। AW स्पेशल न्यूरल सेंटर, मतलब कि आर्डियो वेंट्रल एक स्पेशल सेंटर होता है मेडुला ओब्लिगा, ये आपका हार्ट के ब्रेन के हिंड ब्रेन का पार्ट है बच्चों, जो मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन, जिसका काम होता है आपके दिल के यार फंक्शनों को कंट्रोल करना। और कहां से? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। बेटा इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होता है। ये रिलीज करता है एड्रेनल नाम का हार्मोन, जिसको एड्रेनल करता है, जिसका काम होता है इंक्रीज करना आपकी हार्ट बीट। कभी कभी नॉर्मल चल रही, कभी कभी हार्ट बीट बढ़ भी तो जाती है ना, बढ़ जाती है ना कभी कभी किसी किसी को देखकर भी हार्ट बीट, तो बेटा वो यही होता है। तो ये लिखा हुआ न्यूरल सिग्नल थ्रू सिम्फेटिक नर्वस पार्ट में जाएंगे, जो कि एएनएस का मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है बच्चों। वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। तो भाई ज्यादा ब्लड जाएगा ना, बिल्कुल कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। फिर ऑन द अदर हैंड वो भी तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज भी तो करना चाहिए। तो डिक्रीज करने के लिए एक और सिस्टम होता है पैरासिम्फेटिक न्यूरल सिग्नल, ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ये डिक्रीज करता है हार्ट बीट, स्पीड को, कंडक्शन को, एक्शन पोटेंशियल को कम करता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होता है। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन भी इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है बच्चों, फिर फिब्रिलेशन, देखो ये रहा फिब्रिलेशन, आर्टिया बीट मोर रैपिडली देन वेंट्रिकल, आर्टिया जल्दी रिपीट करती है, रिजल्टिंग इन इरेगुलरिटी ऑफ पल्स, इसकी वजह से पल्स बेटा कभी कभी इरेगुलर भी हो जाती है, और इनको करेक्ट करते हैं हम डिफिब्रिलेटर्स की थ्रू। फिर ब्रैडिकाइनेस ए, पेप्टाइड ऑफ नॉन प्रोटीन ओरिजिन, ये पेप्टाइड है नॉन प्रोटीन के, 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, इनसे बनता है ये अल्फा 2 ग्लोबिन बाय एंजाइम, एंजाइम का नाम है कैलिकरिन, जो रिस्पॉन्स करता है ब्लड मैसेरेशन एंड टिश्यूज इन्फ्लामेशन के लिए। तो बेटा अगर आप ब्रैडिकाइनिन आपकी बॉडी में बन जाता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर अल्फा 2 ग्लोबुलिन बन जाता है, तो इससे आपके ब्लड के अंदर इन्फ्लामेशन होने लगता है, ब्लड के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। और अगर ये कुछ मिनट तक रहता है तो ये पावरफुल एट्रोल डायलेशन हो सकता है, जिसकी वजह से कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ सकती है, फट सकती है। ब्रैडी रेगुलेट ब्लड फ्लो थ्रू स्किन, स्किन में, सलाइवा में, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, जिसको हम कहते हैं ना इंटरनल ब्लीडिंग। अगर ये ज्यादा समय तक रहा आपके ब्लड के अंदर, तो इससे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज डैमेज हो सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है बच्चों, इंटरनल ब्लीडिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग कर रहे थे भाई रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। देखिए अब इसके अंदर आगे हमें क्या दिया हुआ है, तो बेटा जी हमें आगे दिया हुआ है द ब्लड वॉर्म। ब्लड वॉर्म जो है, देखो भाई इसे मार्क कीजिए, ब्लड वॉर्म, लार्वा ऑफ द क्रोनिमस विच हैज हीमोग्लोबिन, भाई जिनके लार्वा में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन,
फॉर स्टोरिंग ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है ना हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमो बनाता है जो कि इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, तो बेटा इनके पास जो प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनके पास होता है हीमोग्लोबिन जो कि क्या करता है, स्टोर करता है आपकी ऑक्सीजन को, सो दैट, क्यों, ताकि वो जब कभी एनारोबिक कंडीशन आए, मतलब भाई अपनी फेवरेबल कंडीशन ना आए, कमी हो जाए, हम लोग गरीब हो जाएं, उस जगह में भी ये क्या कर सके भाई, उसको सपोर्ट कर सके। तो ये दे कैन इवन सर्वाइव ड्यूरिंग दी एनएरोबिक कंडीशंस। ठीक है बच्चों, फिर है प्यूपेरा। प्यूपेरा, ओहो आ गया। ये क्या कहता है, ये कहता है अकरेंस ऑफ स्मॉल हीमोहैनिक्स एरिया, मतलब छोटे मोटे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एरिया ऑफ पर्पलिस या पर्पल या फिर ब्लूइश पैचेस होते हैं बेटा इनकी बॉडी के ऊपर, छोटे 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 धब्बे धब्बे होते हैं ब्लू कलर के या पर्पल कलर के। इन वन टाइप ऑफ अ प्यूपेरा देयर इज डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। भाई एक तरह का प्यूपेरा होता है जिसमें डिक्रीज होता है प्लेटलेट्स काउंट, उसको हम कहते हैं थ्रोमोसाइटोपैनिक प्यूपेरा, जिसके अंदर प्लेटलेट्स का काउंट नॉर्मल काउंट से क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। दीज एरिया कंटेन, और जो एरिया है पर्पलिश येलोइश कलर का हीमोसिटी साइड है, वहां पर फ्री हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेडिश ब्राउन या फिर ब्लैकिश इन कलर है, जिसका इस्तेमाल फॉर द स्टोरिंग एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्रॉम वेरियस ऑर्गन हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अब बॉम्बे फिनोटाइप क्यों बोला, देखो भाई एक फिनोटाइपिक कंडीशन है ओ ब्लड ग्रुप की, जो कि इंडिविजुअल में जेनेटिकली ए बी और ए बी भी हो सकता है। इट इज ड्यू टू द डबल रिसेसिव अलील, मतलब कि इन्होंने ये बताया भाई कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर ब्लड ग्रुप बच्चों ओ है, हमने बात की थी, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वो एक पक्का रिसेसिव कंडीशन का होगा, क्योंकि ये रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर बच्चों दोनों अलील्स क्या होंगे, आईओ होंगे, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। ये बात बोल रहा है, कौन सी नई बात बोल दी यार, तुमने पहले पढ़ ली थी, बस यही बात आपसे वो बोल रहे हैं। फिर माल्ट, इट इज इंपॉर्टेंट बच्चों, माल्ट फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या फुल फॉर्म है बच्चों, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो म्यूकस से जुड़े हुए लिम्फ वाले टिश्यू हैं उनको माल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, माल्ट। अब आता है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक हमने कार्डिक वॉल्यूम पढ़ा था, एक हमने पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको एसवी कहते हैं। अब किस चीज के इक्वल होता है, तो बच्चों इट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोल वॉल्यूम, मतलब कि आपका जो डायस्टोल वॉल्यूम है जिसको हमने ईडीवी बोलते हैं, एंड एंड ऑफ द सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल। जितना भी आपका, देखो बेटा कार्डिक वॉल्यूम का और इनका एक फॉर्मूला भी बन जाता है। आपका जो कार्डिक वॉल्यूम है आप उसको कैसे निकाल सकते हो, आप अपने स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस वो मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट, आप इससे इसका कार्डिक वॉल्यूम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर रेस्पिरेटरी हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट जिसके अंदर राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल आता है, इसे हम लोग रेस्पिरेटरी हार्ट कहते हैं। फिर इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईसीजी। अरे गए हो गए यार कभी कभी डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है दिल में परेशानी, कहते हो मेरे दिल में परेशानी हो गई, तो बच्चों उसको देखने के लिए, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि आपके हार्ट में कोई कंडीशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम क्या करवाते हैं, एक ग्राफ बनवाते हैं, एक मशीन यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है जो कि क्या बना के देती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम कहते हैं ग्राफ। देखो बेटा दो वर्ड देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, एक वर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और एक नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है पहले भी, इलेक्ट्रोकार्डियो, अरे यार क्या हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मैम दोनों में अंतर क्या है यार, तो समझना पड़ेगा, ये तो जानना पड़ेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन, ये मशीन है, ये एक मशीन है जिसको हम ईसीजी मशीन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, तो हमें लग रहा है ऐसे कि ये ग्राफ होगा, नो बच्चों ये मशीन होती है, और वो जो ग्राफ बनाती है उस ग्राफ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बताओ कैसे उल्टे उल्टे नाम रख देते यार, सीधे नाम रख देते। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन which produce electrocardiogram. This is basically known as a graph, ECG graph.
देखिए ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन पैटर्न ऑफ एन कार्डियक साइकिल, आपके दिल की धड़कनों का। द apparatus जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ईसीजी, ईसीजी को रिकॉर्ड करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि मैम ने आपको समझा दिया है। चलिए ये आ गया जी हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो देखो बेटा इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या है, आपको यहाँ पे कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है हम उसको PQRST से हम इसको लोकेट करेंगे। देखिए क्या दिखाया हुआ है, जैसे इन्होंने बनाया, ये है एक ऊपर वाला पार्ट है, मैंने कुछ ज़्यादा ऊपर बना दिया सॉरी, ये वाला इस तरीके का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं P साइड या P वेव कही जाती है। फिर P वेव के बाद देखिए बच्चों ये थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है, फिर ऐसे ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर जाएगा, फिर ये इस तरीके की वेव बनेगी। पूरा ही गायब हो गया, इस तरीके की, ये आपकी कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आता है। दिस इज द P वेव बच्चों, इसको हम कहते हैं यहाँ पे Q पार्ट R, दिस इज S एंड दिस इज द T वेव। ये कहलाती है P वेव, ये होता है QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स, एक तीन चीजें हम देखते हैं ग्राफ में, और एक होती है T वेव। इन तीन चीज़ों को बच्चों हमें देखना होता है इस पूरे ग्राफ के अंदर कि भाई ये चीज़ें क्या क्या है। अब देखो समझते, देखो ये रहा P, देखो दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये रहा P ग्राफ, जो कि आपको यहाँ पे देखो क्या बताया गया P में, इसके अंदर P, ये रहा PQ इंटरवल के बीच का होता है Q, देखो नीचे का डिप्रेशन, ये P वेव जा रही है आपकी, फिर देखो थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है जिसको हम Q कह रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है जिसको हमने R कहा है, फिर डिप्रेशन हो रहा है जिसको हमने S कहा है, फिर नॉर्मल जा रहा है, और फिर इस तरीके की वेव जा रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर T वेव। तो ये ST सेगमेंट कहलाती है, मतलब S और T के बीच की सेगमेंट, ये PQ इंटरवल कहलाता है, और ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये एक आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों P वेव इट रिप्रेजेंट योर आर्ट्रो कॉन्ट्रैक्शन, कि आपकी आर्टरीज में कितना कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये आर्टियो रीड, ये आपकी एट्रियम को रीड करवाती है, ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को दिखाती है जिसकी वजह से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है। PQRS ये आपके नॉर्मल रिलैक्सेशन को दिखाते हैं, देखिए आगे हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ। इन ECG ग्राफ में P वेव इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। अच्छा बेटा एक्साइटेशन को हम डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, इस चीज को हम पीछे लिख लेते हैं। तो बेटा हम लोग पढ़ते थे, एक होती थी हमारी सिस्टोलिक कंडीशन, याद होगी हमारे बच्चों को कि मैम सिस्टोलिक कंडीशन होती थी जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको हम यहाँ पे डीपोलराइजेशन कहते हैं, इसको हम यहाँ पर डीपोलराइजेशन भी बच्चों कहते हैं। और एक होती थी डायस्टोलिक कंडीशन, जिसमें क्या होता है बच्चों, डायस्टोलिक कंडीशन के अंदर रिलैक्सेशन होता है, इसको हम रीपोलराइजेशन कंडीशन कहते हैं, इसको हम रीपोलराइजेशन कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो डीपोलराइजेशन इज द सिस्टोलिक कंडीशन एंड रीपोलराइजेशन इज द डायस्टोलिक कंडीशन। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर भाई, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, मतलब डिप्रेशन का, किसका, आर्ट्रिया का, कि भाई आर्ट्रिया में कितना एक्सप्रेशन हुआ, जो लीड करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। भाई ये एट्रिया दिखाती है और जिसकी वजह से एट्रियम क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जितना 30% ब्लड जो उनमें रह गया था वो भी कहां पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल में, एंड साउंड प्रोड्यूस होगी लब। इसी समय साउंड प्रोड्यूस होती है लब्स, हार्ट एक्टिविटी में पढ़ा है। और जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स है, the QRS complex, it represent the depolarization, मतलब वही contraction of the ventricles, right ventricle, left ventricle इनका दिखाता है, which initiate the ventricular contraction, जिसकी वजह से ventricles क्या करते हैं, contract करते हैं। The contraction starts shortly, थोड़े समय के लिए होता है, after Q, मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स करता है। देखो तभी देखो डिप्रेशन आया बच्चों, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, दौड़ देर के लिए रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उस कंडीशन में थोड़ा सा रिलैक्स करता है, ठीक है। ये रहा इज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल कंडीशन। तो Q जो है वो सिस्टोल कंडीशन की बिगिनिंग होती है। फिर T वेव, जो T वेव आई है, बाद वाली वेव जो T वेव आई है बच्चों हमारी, ये वाली, दिस इज द T वेव, ये जो T वेव आई है बच्चों, इट रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। देखो जब यहाँ पे T एंड होता है ना, ये वाला, दिस इज द T एंड, इसको हम T एंड कहते हैं। ये T एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिलैक्सेशन।
इट रिप्रेजेंट दी कि भाई अब आपका सारा का सारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फिनिश हो गया है। इट रिप्रेजेंट एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन, कि भाई वेंट्रिकल का जो सिस्टोल कंडीशन है वो क्या हो गई है, यहाँ पर एंड हो गई है। इट रिप्रेजेंट द टी एंड ऑफ द टी वेव। देखो बच्चों यही लिखा हुआ है, एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, द टी एंड वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, कि सिस्टोल खत्म हो गया, अब क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो पी वेव रिप्रेजेंट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्यू आर एस डिपेंड कर आपको सिग्निफाई करती है, बताती है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के बारे में, जिसे वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पर स्टार्टिंग में थोड़ा डिप्रेशन में, जो कि आपने क्यू में देखा है। और फिर जब टी वेव बनती है, टी वेव जो होता है, टी का जो एंड पार्ट होता है वो दिखाता है कि भाई पूरे सिस्टोल कंडीशन खत्म हो गई है, मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एंड हो गया है। फिर पल्स रिफर्स दी ऑल्टरनेट एक्सपेंशन, भाई पल्स में एक्सपेंशन भी होता है और डिप्रेशन भी होता है। एंड इलास्टिक रिकॉल ऑफ द आर्टरी ईच सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल से बनाई जाती है। मैम ने बताई थी आपको ये। द रेडियल आर्टरी ऑफ द व्रिस्ट, जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है व्रिस्ट की, इज मोस्ट कॉमनली यूज टू चेक द पल्स। आप देखते हो ना, यहाँ से इसको पकड़ के चेक करते हैं भाई पल्स रेट कितना आ रहा है, डॉक्टर चेक करते हैं। और जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो 70 to 80 पर मिनट इन रेस्टिंग स्टेज होता है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि 72 बार हमारा दिल धड़कता है, वो इसी के बीच में वैल्यू लाई करती है, 70 to 80 पर मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था, दिस इज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्राम एंड ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। देन देयर इज अ क्वेश्चन ब्लड प्रेशर, जो कि आपको हम लोग बता चुके हैं पहले भी भाई कर चुके हैं हम लोग ये चीज। लेट्स डू इट अगेन। ओके, बीपी इज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड विद इन द मेजर बाय द स्फाइनो नैनोमीटर। कि भाई जो ब्लड आपका जा रहा है, हम भी जाते हैं, हम भी क्या करते जाते थे, हाथ लगाते हैं ना, प्रेशर लगाते से ब्लड जब जाता है तो वो भी वॉल्स को प्रेशर देता है। उसी प्रेशर को ही तो कहते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको मेजर किया जाता है स्फाइनो नैनोमीटर नाम के डिवाइस के साथ। इट इज यूजली इन द लेफ्ट ब्रांचियल आर्टरी से देख लेते हैं हम इसका। वहां पे नॉर्मल बीपी की कंडीशन, बीजेपी लिख दिया भाई, बताओ मैम ने भी, बताओ बीजेपी, बीपी है भाई, वो 120/80 mm है। 120 जब नॉर्मल सिस्टोल प्रेशर होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका करता है कॉन्ट्रैक्ट, और जिसको हम एसपी भी बोलते हैं। और 80 mm ऑफ एचजी कब आता है, जब नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया है रिलैक्स। ठीक है बच्चों, फिर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओहो, डिजीज आ गई, पर इससे पहले मैम 2-3 चीजें आपको बताना चाहती है, पहले वो देख लें। चलो तो एक स्लाइड ऐड करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक करते हैं कोरोनल सर्कुलेशन। सबसे पहला टॉपिक मैम आपको बता रही है कोरोनल सर्कुलेशन। बेटा कोरोनल सर्कुलेशन क्या है? अब बोलोगे मैम अब ये क्या आ गया, ये कौन सी नई बला आ गई, कोरोनल सर्कुलेशन नाम की तो हमने समझी नहीं। तो बच्चों यार, दिल सबको दे रहा है ब्लड कि भाई ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, सबको एनर्जी मिल रही है। क्या दिल को एनर्जी नहीं चाहिए? तो बेचारा धक 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 कैसे करेगा, कैसे हार्ट बीट करेगा, कैसे रेगुलेट करेगा? दैट मीन्स उसको भी तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए, जो कि ब्लड से आएगी। तो बच्चों, हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजन ब्लड जो पास होता है, जो ट्रांसफर होता है, उस सर्कुलेशन को हम कहते हैं कोरोनल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन का ब्लड है वो कहाँ पर जाता है? कुछ ब्लड हार्ट में जाता है थ्रू कोरोनल वेसल्स के थ्रू जाता है हार्ट में। और हार्ट इससे क्या करता है, यहाँ से सिंथेसाइज करता है एनर्जी, सिंथेसिस करता है अपने लिए एटीपी, जिसका इस्तेमाल करता है वो हार्ट बीट रेगुलेशन और आपके हार्ट के रेगुलेशन के लिए। और फिर ये इस तरीके से प्रोसेस से कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो कुछ ऑक्सीजन का ब्लड जो है वो कोरोनल वेसल्स के थ्रू किसके अंदर जाता है? हार्ट के अंदर जाता है, ताकि वो भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सके। दूसरी चीज, ह्यूमंस के अंदर होता है बच्चों डबल सर्कुलेशन। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है बच्चों? डबल सर्कुलेशन। हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्या है मैम? तो बेटा हार्ट में 2 बार ब्लड आता है हमारा,
कैसे? छोटा सा सिंपल सा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं भाई। ये रहा हमारा हार्ट, ऐसा हार्ट होता है? अरे जानते हैं नहीं है। हार्ट लिया, ऊपर बनाया अपना लिवर, नीचे है हमारे टिश्यूज, दिस इज योर टिश्यूज। सो बच्चों हमारा सर्कुलेशन कैसे होता है? टिश्यू से ब्लड पास होता है थ्रू वेन्स। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बात कर चुके हैं हम इसकी। और ब्लड वो पहुंच जाता है कहाँ? वो ब्लड पहुंच जाता है आपके दिल में। अब दिल कहता है यार ये तो CO2 वाला ब्लड है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में, फिर वो पहुंचता है लिवर के अंदर। यार क्या मैम ने देखो लिवर बनाया, बताओ? लंग्स है यार। मतलब कभी कभी तो ना दिमाग ऐसे ही पोपट होता है भाई हमारा। लंग्स है यार, लिवर कहाँ से आ गया? बताओ। ये ट्यूब्स, हार्ट क्या करता है? इसको भेजता है लंग्स के पास, कहता है यार तेरे पास तो एल्वुलाई है, तू तो करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये जा रहा है ब्लड यहाँ पे। एंड दिस ट्यूब नेम इज पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा मैम ने आपको आर्टरी वेन का डिफरेंस नहीं करवाया, भूल गए। अभी करते हैं जैसे इसके बात करते हैं, ठीक है। फिर हार्ट कहता है चल ठीक है भाई, मैंने यहाँ से CO2 को बाहर निकाल दिया और ब्लड में O2 पास करवा दी। फिर इस ब्लड को वापस हार्ट के पास भेज दिया जाता है कि भाई ले तू चला जा, ये आ गया ब्लड, आ गया हार्ट के पास, आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम वाला प्रोसेस। और इस किसके थ्रू आता है? ये आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। और हार्ट फिर इस ब्लड को बाहर निकाल देता है। ये आ रहा बाहर ब्लड, ये आर्टरी के थ्रू आता है। अच्छा किस रीजन से निकलता है? उस रीजन का नाम है ऑर्टा। और किस रीजन से एंटर करता है उसका नाम है बच्चों वेना केवा। तो हमारे बच्चे जानते हैं बिल्कुल। तो ये रहा, फिर यहाँ से ये कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पहुँच जाती है और CO2 यहाँ पहुँच जाती है। ये प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 2 बार हार्ट में सर्कुलेशन हुआ है, इसीलिए हार्ट के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। आप देखो, अब जब डबल सर्कुलेशन होगा, 2 बार सर्कुलेशन हुआ, एक सर्कुलेशन आपने देखा हुआ हार्ट एंड लंग्स के बीच में। तो बेटा जो ये सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में हुआ है, इसको हम कह देते हैं कि ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे हम कह देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों मैम पल्मोनरी? यार पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल दो। और जो सर्कुलेशन हार्ट एंड टिश्यूज के बीच में हुआ है बच्चों, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। So pulmonary circulation plus systematic circulation gives double circulation। ये बात याद रखनी है। चलिए अब आगे एक बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स कर लेते हैं। पहले एक चीज थोड़ा सा हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन देख लेते हैं। एक और सर्कुलेशन देखना है हमें, वो है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। एक छोटू सा टॉपिक मैम आपके लिए लेकर आई है, फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंस कर लेंगे आर्टरीज एंड वेन्स का। अब ये क्या है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन? तो यार बेटा कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं कि हमेशा टिश्यू से ब्लड निकलता है और हमेशा हार्ट में पहुंचता है। कभी कभी ऑर्गन्स जो हैं अपना ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं भेजते, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को भेज देता है कि भाई ले तू ले ले, फिर तू पहुंचा दियो। ऐसा आप करते हो ना कभी कभी, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा, चल भाई मेरी एप्लीकेशन ना स्कूल में पहुंचा दियो तू ये। तो यही काम हार्ट भी करते हैं, ये काम हार्ट बोल रही सॉरी, ये काम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी करते हैं बच्चों। उसी का एक एग्जाम्पल है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है? हेपेटिक कहाँ पर पड़ी है, कहाँ पर पड़ी है वर्ड? अरे हाँ तो लिवर में पड़ा था ना, बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट, है ना, याद आया? तो यहाँ पर बच्चों होती है आपकी इंटेस्टाइन, यहाँ पर बच्चों होती है आपकी होती है इंटेस्टाइन। तो बेटा आपकी इंटेस्टाइन के अंदर हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, खाना डाइजेस्ट होता है,
डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल। एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, वो भी तो ब्लड में डिजोल्व होता है यार। तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। अब हमारे ना बॉडी में एक बड़ा खतरनाक, बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है यार एज अ वेस्ट मटेरियल, वो है अमोनिया। इट इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर। डायरेक्टली ब्लड में चला गया तो हम खत्म यार, इतना टॉक्सिक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटेस्टाइन अब डायरेक्टली ब्लड में तो नहीं भेज सकती उसको, तो इंटेस्टाइन क्या करती है बच्चों, उस पार्ट को, उस ब्लड को पहुंचा देती है दूसरे ऑर्गन के पास जिसका नाम है लिवर। किसके पास, क्या पहुंचाती है, एक ऐसा मटीरियल जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, अमोनिया। एंड अमोनिया इज हाईली पॉइजनिक इन नेचर, हाईली पॉइजनिक इन नेचर, बहुत ज्यादा पॉइजनिक है ये नेचर में बच्चों। किसके थ्रू, तो हेपेटिक पोर्टल वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू, हेपेटिक पोर्टल वेसल्स के थ्रू पहुंचा देती है। फिर लिवर क्या करता है बच्चों, जो लिवर है आपका, वो इस प्रोसेस में से इस अमोनिया को चेंज कर इस अमोनिया को चेंज कर देता है और यूरिया बना देता है। यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया के मुकाबले बच्चों ये थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। चलिए ठीक है, पहुंचा दिया। अब इस कौन सी साइकिल, तो बेटा इसे हम यूरिया साइकिल बोलते हैं, या कर्ब हेल्मेट साइकिल भी इसे बोला जाता है, जिसमें आपके अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। कर दिया। अब ये जो है, अब ये जो ब्लड है जिसके अंदर यूरिया है, इसको सिंपली पास कर दिया जाएगा आपके हार्ट के अंदर, दिल के अंदर भेज दिया जाएगा थ्रू हेपेटिक वेसल, थ्रू हेपेटिक वेसल। तो देखो यहाँ पे कैसे हुआ, मतलब सीधे नहीं गया हार्ट में, घूम फिर के गया। कैसे घूम फिर के गया, इंटेस्टाइन में यूरिया अमोनिया वाला ब्लड बोले जाए लिवर के पास, लिवर ने उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जो कि लेस टॉक्सिक मटेरियल होता है, और फिर इस ब्लड को भेजेगा किसके अंदर बच्चों, हार्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। चलिए, आर्टरी एंड वेन की बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, आर्टरी एंड चलिए। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम छोटू सा एक, आर्टरीज की क्रॉस सेक्शन का। ये आर्टरीज की वॉल है, आर्टरीज की ट्रिपल लेयर्स दिखाएंगे हम यहाँ पे। चलो डबल लेयर दिखाते हैं, एक ये रहा। चलिए, आर्टरी का क्रॉस सेक्शन मैम ने ऐसे बनाया। आर्टरी ऐसी सर्कुलर होती है बच्चों, वो ओवल इन शेप होती है। कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलता है बेटा आर्टरीज की। ये आर्टरी की आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सक्रीटा कहलाती है, ट्यूनिका एक्सक्रीटा। ये ट्यूनिका मिडिला और ये ट्यूनिका इंटरना एंड जो बीच का खाली स्पेस है इसको हम कहते हैं ल्यूमन। सिमिलर नेम यहाँ पर भी होंगे। बच्चों ये बाहर वाली ट्यूनिका एक्सक्रीटा
दिस इज ट्यूनिका मिडिला एंड दिस इज ट्यूनिका इंटरना एंड दिस इज द ल्यूमेन। वही चीज़ है बिल्कुल जैसे वहाँ है। ठीक है जी, समझ गए, इतनी चीज़ तो हम लोग जान गए, आगे क्या होगा मैम। तो बेटा देखो, अब ध्यान से देखोगे तो इसका ल्यूमेन ज़्यादा है, इसका ल्यूमेन कम है। तो भाई वहाँ पे ल्यूमेन ज़्यादा है और वो मोटी है और ये इतनी मोटी नहीं होती। तो आर्टरी में सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि ये थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल्ड होती है इसमें, और इसमें होती है बच्चों थिन वॉल। थिक वॉल्ड क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर भाई देखो ल्यूमेन इतना सा जगह इतनी सी, ब्लड बहुत तेज ज़्यादा आ रहा है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ क्या क्रिएट हो जाता है बच्चों? हाई प्रेशर। वही इसके मुकाबले यहाँ पर रहता है लो प्रेशर। फिर आर्टरीज जो हैं इनके सर्कुलर इन शेप है, ये कुछ ओवल इन शेप है। इनके अंदर वेल्व्स नहीं प्रेजेंट होते, वेल्व्स मतलब वही ढक्कन, वो नहीं प्रेजेंट होती, पर इनके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं। देन आर्टरी जो है ये ब्लड लेके आती है हार्ट से, इट टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से ब्लड ले लेती है और ये कहाँ लेके जाती है? इट पासिस ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट, ये हार्ट की तरफ लेके जाती है। फिर ये मोस्टली कैरी करती है, इट मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब भी देखते हैं आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाती है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि आप पल्मोनरी आर्टरी को देखोगे तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। एक्सेप्टेड पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे ये मोस्टली कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अभी पीछे आप लोगों ने डबल सर्कुलेशन के अंदर इसी चीज को देखा है ना भाई, देखा है ना, बिल्कुल। अच्छा ये रही, अब बेटा ये काफी मोटी मोटी है, काफी सारी लेयर्स से बनी हुई, 3-3 लेयर्स पाई जा रही है। तो यार इनके बीच में एक छोटा सा एरिया भी होता है जहां पर ये डिवाइड हो जाती है फर्दर, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज में ये होता है कि वहां पे वो सिंगल लेयर होती है। कैपिलरीज आर दी सिंगल लेयर, कैपिलरीज क्या होती है? दीज आर दी सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर, स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर होती है, मतलब बहुत पतली होती हैं, थिनेस्ट होती हैं, ये बिल्कुल धागों जैसे, धागों से भी कई गुना पतली होती है। ये पाई जाती है आपके इन दोनों, जब ये क्या होती है आगे जाकर ये दोनों डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है कि कैपिलरी क्या होती है। ठीक है बच्चों, सो ये डिफरेंस भी हो गया। अब देखो हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया, उनको हम देख लेते हैं। ये रहा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम CAD कैड भी बोलते हैं। द कैड मे बी कॉज ड्यू टू एंथेरोसोर्सिस, जिसको हम स्पैम्स बोलते हैं, मतलब अचानक से कॉन्ट्रैक्शन हो जाए यार, स्पैम, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी समझी, जो हार्ट में ब्लड लेके जा रही है ऑक्सीजन वाला। तो जो बेटा कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें अगर एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो ये होता है। तो व्हेन दी हार्ट रिसीव इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, तो हार्ट को जब इनसफिशिएंट ब्लड मिलता है क्योंकि इंटरसेप्शन हो रहा है, फ्लो ऑफ ब्लड अलग तरीके से कर रहा है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कैड। मतलब जब सही से ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट के अंदर तो प्रॉब्लम होती है कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इट लीड टू स्क्योमेट्रिक हार्ट डिजीज से बहुत सारी हार्ट डिजीज भी होती है, जैसे कि आपका हाइपोक्सिया, मतलब रिड्यूस होने लगता है ऑक्सीजन सप्लाई, जिससे आपकी कार्डियक मसल्स और फाइबर्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। और भी बीमारी होती है बेटा जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीजमेंट इन ब्लड प्रेशर। जब आपका इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर कब कहते हैं, जैसे कि जब आपका आई थिंक नॉर्मल 80 होता है, 90 150 हो जाए, तो ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहलाती है, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। इसमें ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो सकती हैं,
इसमें ब्लड वेसल्स फट सकती हैं, बर्स्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर होता है आपका बेटा कार्डियक अरेस्ट। एक बीमारी होती है कार्डियक अरेस्ट। बेटा कार्डियक अरेस्ट होता है जब आपका जो हार्ट है वो स्टॉप वर्किंग शुरू कर देता है। हार्ट में क्या हो जाती है? स्टॉप वर्किंग। हार्ट स्टॉप वर्किंग, जब आपका दिल धड़कना, दिल काम करना ही बंद कर देता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि भाई कोगुलेशन की वजह से, अगर मान लीजिए आपके ब्लड के, आपके जो वेसल्स हैं उनमें कितनी बार क्या होता है? कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तो ब्लड प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाता हार्ट के पास वेसल्स में, तो हार्ट अटैक होता है। तो ब्लड इज नॉट प्रॉपरली सप्लाइड इन वेसल्स, blood is not properly supplied in vessels, तो होती है बच्चों हार्ट अटैक। एंड कार्डियक अरेस्ट अलग है, वो तब हार्ट काम करना ही बंद कर देगा, इसमें ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिससे हार्ट पे, दिल पे पड़ेगा धट, अटैक, किसी ने अटैक कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कुछ इसकी डिजीजेस हैं। नाउ अब क्या है अब हमारे पास? सो क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक को छोड़कर किसका नाम है? तो आप कहेंगे मैम वो पल्मोनरी आर्टरी है। बिल्कुल सही। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रस अकर, कार्बोनिक एनहाइड्रस कहां पर होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रस कहां पर अकर होता है? तो बेटा वो होता है आरबीसीज के अंदर, कार्बोनेट का डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट, पेसमेकर, हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं? एव नोड, बंडल ऑफ हिस, एसे नोड या पुकरजी, तो बेटा हम कहते हैं एसे नोड को पेसमेकर, जो कि आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर हमारा होता है ये चैप्टर फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा हर कॉन्सेप्ट। अब बच्चों आप एक बात तो जानते हैं कि ये चल रही है हमारी टॉपर प्लेलिस्ट, जिसमें हम आपको हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के वन शॉट प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आपको माइंड मैप दिए जाते हैं जिसमें आप 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर को रिवाइज मार देते हो। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन है कि कुछ क्वेश्चन को अगर आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आफ्टर दैट आप हमको फॉलो कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे यार, तो आप फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टा ले लीजिए, टेलीग्राम ले लीजिए, कहीं भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो ये इतना बड़ा नंबर आपके सामने दिया गया है 9658885888, जिस पे आप हमसे कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।